तो गौरव जी, मैं कुछ बातों को रिपीट करूंगा। जी एक तो गौरव जी, जो आपने मुझे विदिशा के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और अभी अभी आपने मुझे बताया है कि अन्य जिलों में भी इस तरीके की कार्रवाई हो रही है जिसमें जी प्री मैच्योर फसल को काटा जा रहा है और उसको काटने के पीछे किसी भयानक षड्यंत्र की बदबू आ रही है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इस बारे में अपने स्तर पर जो भी संभव है उसे करने की कोशिश भी की है, लेकिन जी आपको कहीं सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं, ऐसा आपने मुझे बताया था। जी एम आई राइट? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो एक तो आप मुझे जानकारी टेलीग्राम पर भेजिए जिससे मैं जो ऑफिसर्स की जिम्मेवारी है उनको वो क्वेश्चन पोज कर सकूं और उनको जो है ना इस तथ्य को वेरीफाई करने के लिए और जो उनकी ड्यूटी का हिस्सा है उसको काम करने के लिए भी मैं उनको प्रेरित भी कर सकूं और उनसे उसका सत्यापन करा के जो भी कुछ संभव है, कुछ तो संभव है ही, उतना तो करा ही लिया जाए, ठीक है ना। हाँ ठीक है दूसरा मैं बाकी। ये जी दूसरा मैं ये देख रहा हूं कि आप हमसे इतने समय में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, जो युग परिवर्तन की बात कर रहा है। जी आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट ढंग से पूछना चाहूंगा कि आपका यह कृत्य देशद्रोह के कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए, देशद्रोह दो तरीके का होता है, एक जी होता है बाय एक्शन और दूसरा होता है बाय इन एक्शन, कमीशन और ओमिशन। राइट बिल्कुल तो सही। जो काम आप कर सकते हैं और वो देश हित का है, देश व्यवस्था का बदलने का है, यदि आप उसे जानबूझकर या किसी कारण से नहीं कर रहे हैं वो भी देशद्रोह है। तो मैं उसे देशद्रोह मानता हूं। मैं मतलब भी मानता हूँ। उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जब तक हम बहुत स्ट्रांग शब्दों का यूज नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम अपने सोए हुए लोगों को जगा पाएंगे, बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि यदि आप हमारी बातों से कहीं असहमत भी हैं, एक मिनट मान भी लिया जाए, राइट, जी तो अजमा के देखने में क्या दिक्कत है। हम्म। जब आपकी जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं और हम पूरी व्यवस्था को बदलने की स्थिति में हैं और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, हम्म। वो भी बिना आपको घर से नहीं निकलना है, किसी को अर्जी पर्जी नहीं देना है, आरटीआई से कोई जानकारी नहीं निकालना है, क्योंकि ये दुष्ट और मोटी व्यवस्था आपको या तो जवाब नहीं देगी। अब आप बताइए, आपको कोई जवाब क्यों देगा। यदि माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड खोला और सभी लोगों ने, हम और आपने सभी ने उसमें पैसा जमा किया, और जब आरटीआई में पूछा गया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है और कैसे खर्च किया गया है, तो उसका जवाब ना देते हुए कहा गया है ये निजी फंड है। मैं ये हम्म। पूछता हूं कि प्राइम पीएम केयर फंड जिसके नाम में पीएम लगा हो, जिसका अध्यक्ष स्वयं माननीय जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और सभी मंत्री जिसके सदस्य हों और जिसमें हम आम आदमी का पैसा पहुंचा हो, वो निजी फंड कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब जो है इतनी मोटी खाल की जा रही है और हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों जो है ना वो है, हम तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी कह रहे हैं। जी मिस्टर गौरव जैन, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आपने ऐसा कोई डीजी देखा है जो अपने प्राइम मिनिस्टर को सेवा में रहते हुए डीओ लेटर लिखे। नहीं, कोई नहीं लिखता, कहता नौकरी पूरी करो सिर्फ अपनी, भाई ध्यान से जाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश, मैंने माननीय नरेंद्र मोदी को 18 बिंदुओं का पत्र लिखा था डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, ओके। जिसका उनका जवाब भी आया अच्छा। कि मैंने आपका ग्रेवेंस जो है संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। हम्म। तो जिसपे मैंने दोबारा मेल किया था कि मेरा कोई ग्रेवेंस नहीं है, ये सुझाव है जिससे आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। हम्म। और ये मैंने किसी अधिकारी को भेजने के लिए नहीं दिया था, ये आपके लिए भेजा था। और आप चाहें तो उसकी कॉपियां जिन जिनको आप समझते हैं उनको भेजें और उस पर विचार करें। हम्म। और एक सिटिंग डीजी को यदि पीएम महोदय को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी तो एक संदेश से वो अपने डीजी को जो है ना दौड़ते हुए बुला सकते थे कि नहीं बुला सकते थे। बहुत आसान है। बात आसान है, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। तो उसके हम्म। वैसे तो 18 पॉइंट थे, लेकिन 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे हम्म। जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। जी बताइए। उसमें पहला पॉइंट था
कि जब जन धन योजना के तहत आपने अधिकांश लोगों के अकाउंट खोल दिए हैं, तो ये जो एक्सचेंज बिजनेस किया है आपने 4,000 का, इस ड्रामे को बंद किया जाए। क्या ठीक है चीज? ना? कौन सा? डिमोनेटाइजेशन में था ना कि लाइन लगा के 4,000 दो और 4,000 आपको नए नोट मिल जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तो राइट। मैंने कहा कि आप जो है अधिकारियों की टीम घर घर भेजिए और जितने अकाउंट नहीं खुले हैं उनको समय सीमा में खोल दीजिए। ठीक है। दूसरी बात उनसे कही गई कि जिसके पास जितना पैसा हो वो एक बार में जमा करा दे, और यदि वो एक बार में जमा नहीं कर पाता है तो दूसरी बार जो है उसको ये बताना होगा जमा करते वक्त कि भैया मैं पहले क्यों जमा नहीं कर पाया था। ठीक है ना? और वो जो है उसकी कॉपी स्कैन करके संबंधित अकाउंट में टैग कर दी जाएगी, जिसको कोई नहीं देखेगा। हम ये भी नहीं सोचे देखेंगे कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। राइट? जब आपका अकाउंट हम एग्जामिन करेंगे उस समय वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे। ठीक है। जब हम ये देखेंगे कि आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया, ये तो आपकी औकात नहीं है, तब आपसे फिर पूछा भी जाएगा, आपसे उस पर जांच भी की जाएगी और जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। ठीक। उसमें दूसरा पॉइंट उनको बताया गया कि भैया मास में जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रिंट करिए और सभी अकाउंट धारी को बांट दीजिए। ठीक है। तीसरा उनको बताया गया कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है मास में मैन्युफैक्चर कराइए और जहां जहां आवश्यक है प्रायोरिटी के हिसाब से उनको बांट दीजिए। उन जगहों पर पहले बांट दीजिए जहां पर कि लोगों को ज्यादा जो है वास्ता पड़ रहा है, तो वो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के आधार पर बिना करेंसी उनके पास नहीं भी होगी तो भी उनके काम में कोई व्यवधान नहीं होगा। राइट? तो इस तरीके के बहुत छोटे छोटे जो है ना उनको उपाय बताए गए, जो ऑब्वियसली आप महसूस कर सकते हैं कि उनमें से कुछ किया नहीं गया। राइट? और ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के मत से उस आदेश को ठीक बताया है। ठीक है ना? डिमोनेटाइजेशन को ना? डिमोनेटाइजेशन को। तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी एक डायमेंशन को एग्जामिन किया कि लीगली माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये ताकत थी कि नहीं थी कि वो जो है डिमोनेटाइजेशन करें। लेकिन एक उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य था कि क्या डिमोनेटाइजेशन के पीछे जो उद्देश्य थे वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए। नहीं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश से सॉरी कहना चाहिए कि हमने गलत तरीके से इस काम को किया, हमारे पास अधिकार था लेकिन मुझे इसे बेहतर ढंग से करना चाहिए था, उसके कारण हमारा लक्ष्य भी डिफीट हुआ है और हमने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। क्योंकि 1,000 के नोट में जितने बॉक्स में भर सकते थे और जो ना ये 2,000 के उससे भी छोटे नोट, कम स्पेस में जो है हम ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार कर सकते हैं, पता भी नहीं लगेगा। नहीं, एक तो नोट की साइज छोटी है। राइट? और जो है बड़ा डिनोमिनेशन है, तो कम स्पेस में हम ज्यादा घुस दे पाएंगे। यदि पहले हमें 2 या 3 सूटकेस लगते थे तो शायद एक सूटकेस से ही हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल। और इसमें जो दूसरी बात थी कि आप ये बताइए कि आपने कहा कि साहब इससे जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा करेंसी यदि वापस आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काउंटरफेट करेंसी को भी एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और उसको जो है उसके बदले में उसे जेन्युइन नोट दे दिए गए हैं। ये मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? नहीं, बिल्कुल निकल रहा है, क्योंकि आरबीआई के पास तो गिनने का ही टाइम नहीं था। वो कह रही है हमारे पास तो चेक क्या करती कि कौन सा काउंटरफीट है और कौन सा कुछ है। मैं ये जो है सब बता रहा हूँ। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ मकसद क्या था, जमीन पे क्या हुआ। आरबीआई कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी, जिसने ये निर्णय लिया है उसको उसके लिए जमीन पे उतारने के लिए सिस्टम को उसको करना चाहिए था। और हमने ये केवल लेटर नहीं भेजा, हमने उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के इस बारे में लगातार बातें भी की जी। तो मतलब उन्होंने तो मुझे अप्रोच नहीं किया लेकिन मैंने उनके दफ्तर को जरूर अप्रोच किया और ये मेरे लिए आसान भी था क्योंकि मैं सिटिंग डीजी था तो मुझे अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन उसका कोई फायदा देश को तो नहीं मिला। सही बात है। ठीक है ना? अब आप ये बताइए, मैं मतलब काफी दुखी महसूस करता हूं अपने आप को कि नहीं, आप ये बताइए ना
कि कितना ड्रामा नाटक करेंगे आप बताइए। इंडस्ट्रियलिस्ट का आप 17 लाख करोड़ जो है माफ कर दे रहे हैं, हाउ मच इट इज जस्टिफाइड? कितना? 16 लाख करोड़? 17 लाख करोड़ ये मतलब 1 साल का या अब तक का है? जो इन्होंने किया है। आप जो है इसमें आरटीआई लगा के ऑथेंटिक जानकारी ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। और लोगों ने ऑलरेडी ली होगी, वो मेका से नेट पे खोजोगे तो मिल जाएगी। तो आपने जो है ये फ्रीबी का धंधा, ये धंधा वो धंधा क्यों किया है? अब आप ये बताइए, आपने भी वो न्यूज जरूर पढ़ी होगी, एक महिला का फोटो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है ना, हाँ, घर वाला ना, घर वाला जो कि जो है वो मैंने पढ़ी भी, वो मैंने टाइम पर, पढ़ी भी है। हाँ, और उसमें ना पूरा मैंने उसका वीडियो भी देखा है। ये आपने वो उसने कहा कि देखा मैं घर जिसमें पे एक खोजी पत्रकार जो है वहां उस महिला के घर पहुंच गया, उसको घर को भी दिखाया, उसने कहा कि मुझे तो कोई घर नहीं मिला है, मैं तो 500 रुपए के किराए के मकान में रहती हूँ। उसमें तो क्या हुआ, उस महिला ने कहा कि मेरे अखबार में फोटो छपी, हम्म, तो लोग जो मेरे जानकार थे मुझसे कहते हैं कि जी देखो आपकी अखबार में फोटो छपी है। हम्म, तो उसने कहा मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये फोटो जो छपी थी वो हम्म। ली कब गई है। मतलब फोटो भी मेरी चुपके से ले ली गई है, मेरे को ये भी नहीं पता, नहीं, और छाप उसने दी है। नहीं उसने ये बताया था, उसमें थोड़ा सा आगे बताया था, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। उसने ये बताया था कि संभवतः मैं ब्रिज पे काम कर रही थी, उस समय अनजाने में फोटो ली गई होगी, क्योंकि मेरी फोटो जो है ना एज सच किसी ने नहीं ली है। राइट, हाँ समझ रहा मैं ना? यही कह रहा हूँ, मतलब उसकी जानकारी में कोई फोटो नहीं है। नहीं, लेकिन उसने वो चीज भी बताई थी कि वो यहाँ काम करती थी, शायद उस दौरान ले ली गई हो। हाँ, और कह रही मेरे को कोई घर नहीं मिला है, हाँ, मैं आज भी तो, वही उसी घर में रह तो रही मैं हूँ। ये कह रहा हूं, यदि सिस्टम ने कोई दुष्टता की है और यदि मैं एक अच्छा संवेदनशील प्रधानमंत्री होता, तो कम से कम उस केस में जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ किसी महिला की फोटो छपी है और उसे घर नहीं मिला है, तो मैं तो ऐसे अधिकारियों को सला फांसी पर लटका देता। लेकिन इसमें एक चीज हो रही है ना, हाँ, अब अगर इतना बैलेंस वायलेशन हो रहा है हर चीज का, हाँ, और सब चीजें इतनी कुरूपता से, इतनी नग्नता से सामने आने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये तो अपने आप में प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो सेवारत सरकारी या जो सरकारी प्राप्त प्राइवेट संस्थान हैं या लोग हैं, उनको एक शय मिली हुई है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करो, कोई परेशानी नहीं है, नहीं, आप पे कोई एक्शन नहीं हुआ, इसका निश्चिंत मतलब रहो। है कि ये तो रॉन्ग मैसेज है। ये लोग जो है चरण सेवक बन गए हैं। जब तक इनका पॉलिटिकल लाभ हो सकता है वो सब काम आप करिए, हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे। जब तक आप सेवा में हैं तब तक आपको अच्छी मलाईदार पदस्थापनाएं देंगे, और रिटायरमेंट के बाद भी हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे, और जरूरत हुई तो आपको जो है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी बना देंगे। क्योंकि कल कल का पेपर है, हाँ, कल या आज का ही पेपर है। जी, मतलब आज तो कोई आपकी 20 मार्च है ना, 20 हाँ, मार्च 20 मार्च हो गया, हाँ, या कल का पेपर 19 मार्च का। जी। उसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग लोकतंत्र से जलन करते हैं। मैंने ये पूछा मन एक में। मिनट, एक मिनट, क्या लोकतंत्र है क्या? हाँ, मुझे यही तो तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है कहाँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्या जो लोग चुने जा रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो लोग पात्र लोगों को टिकट दे रहे हैं क्या? क्या बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू ने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 एक घटिया एक्ट नहीं बनाया जिसमें पर्याप्त प्रावधान नहीं किए, जिससे कि आज पॉलिटिकल पार्टी परिवार की कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां बन गई? ये प्रावधान उस एक्ट में ही क्यों नहीं किए? नंबर वन। नंबर टू, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको, जिसमें जो कि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, उसे साक्षर भी होना चाहिए और सच्चरित्र भी होना चाहिए, तो ये हमारे राजनेता जो क्यों नहीं? जो केवल कानून के निर्माता नहीं है बल्कि मेरे हम लोगों के भाग्य विधाता भी हैं, ये जो है अनपढ़, गंवार, अपराधी, बाहुबली, दल बदलू और सबसे घटिया चरित्र के लोग क्यों नहीं है? और जिस माहौल में इनके आकाओं के बच्चों को ये प्रमोट कर रहे हैं, वो माहौल इतना घटिया है कि उसमें सुसंस्कारित बच्चे हो ही नहीं सकते हैं। राइट? तो ये आकाओं के बच्चे भी कुसंस्कारित हैं, चाहे सामने से दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, पर्दे के पीछे तो वो सब घटिया काम कर रहे हैं,
जो जनता के नॉलेज में नहीं है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जी कल के या परसों के पेपर में एक और चीज आई, देखी। जी एक पुलिस वाले का लड़का जी शायद दिल्ली के किसी ऐसे हाईवे पे स्टंट और गाड़ियों का वो कर रहा था, और बाद में पता लगा कि वो बच्चा बेटा जो है ना, पुलिस पुलिस अधिकारी का था किसी। हाँ हाँ। मतलब उनको पूरा शील्ड है। और ये आप देखोगे भी ना, जो भी, देखिए अकेले नहीं होता है ये काम, मैं और आप नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकता तो गलत ये काम। सब जितने भी घटिया काम हैं बैकिंग है पूरी। अधिकारियों के और नेताओं के, दोनों के, नेताओं के ज्यादा कर रहे हैं, अधिकारियों के तो फिर भी कम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी तो नियम कानून में बंधा होता है। एक बार हाईलाइट हो जाएगा तो ये नेता उसे क्रूसीफाई कर देंगे, उसकी बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अधिकारी तो फिर भी डरता है, लेकिन इन राजनेताओं के बच्चे तो जो है ना इतना गड़बड़ काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, वो किसानों पे जो गाड़ी आड़ी चढ़ा दी थी, वो मिश्रा था, गृह कौन गृह था? मंत्री का जो है ना लड़का था, वो साहब जी है ना, अभी भी स्टेट राज्य मिनिस्टर गृह मंत्री हैं आप। ये क्या इस देश के लिए लज्जा की बात नहीं है कि मुझे बताया गया कि अमित शाह जो है जिला बदर तड़ी पार हैं? ये बात तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं तो वो। क्या जो है एक तड़ी पार व्यक्ति से अच्छा कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं था जिसे गृह मंत्री बनाया जा सकता था? हम्म और उसको जो है कि इससे ज्यादा मजबूत जोड़ी हो ही नहीं सकती है, ये भी प्रचारित किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, एक मिशन के अध्यक्ष ने, कि साहब जो है मैं जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के गृह जिले में गया था, और मैंने ये पाया कि उस जगह पे रेलवे स्टेशन ही नहीं थी। अभी रेलवे स्टेशन बन गई है और वहां पर मात्र 4 ट्रेनें रुकती हैं, और वहां एक चाय की गुमटी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाय कहाँ बेची थी? हम्म तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये हम्म बात आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। जी। मेरे इस जवाब से वो बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हुआ, उसने दूसरा प्रश्न भी मेरे ऊपर दाग दिया। हम्म उसने कहा कि साहब ये बात बताइए मुझे कि अभी बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने 40 साल तक भीख मांगी है। हम्म तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैंने तो जो है ना ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने तो एटलीस्ट अपने कानों से तो नहीं सुनी है, तो मुझे हम्म जानकारी नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हम्म माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। फिर बिल्कुल। उन्होंने एक तीसरा प्रश्न भी दाग दिया, वो हमारी बातों से बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हो रहे थे, मालूम नहीं उनको कहां से एनर्जी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि साहब आपको याद है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब पार्लियामेंट के मंदिर में वो प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने सीढ़ी पर माथा टेका था। हम्म तो उन्होंने माथा क्यों टेका था? उन्होंने 2 टेनवर के दौरान अंग्रेजों के बनाए हुए किसी भी घटिया कानून को रिपील नहीं किया, कांग्रेस के द्वारा संविधान की व्यवस्था के द्वारा विपरीत बनाए गए नियम कानून को रिपील नहीं किया, यहां तक कि वर्शिप प्लेस जैसा घृणित एक्ट जिसके तहत भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का अधिकार सेक्शन 4 के तहत छुड़ा लिया गया है, उसको भी रिपील नहीं किया। तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट का या ना मंदिर पे जो माथा टेका था वो किस उद्देश्य से टेका था? हम्म तो मैंने फिर वही जवाब दिया कि भाई साहब मुझे क्यों पूछ रहे हो, हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। हम्म तो मैं ये कह रहा हूं कि सब जगह शुद्ध जो है ना ड्रामा हो रहा है, कभी कहीं पे बैठ के जो है ना आराधना का ड्रामा हो रहा है, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, सब जगह गड़बड़ है। आप ये बताइए, आपने कोई बॉन्ड जो है एनोनिमस हो सकता है? मैं तो एमबीए हूँ 3 डिसिप्लिन में, मैं एमबीए फाइनेंस में हूँ, एमबीए मार्केटिंग में हूँ, और एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हूँ। हम्म मतलब इंजीनियर तो हुई, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और मैंने एमटेक आईआईटी दिल्ली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, राइट। हम्म जो इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग की जो है ना, कैसे इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें वैल्यू इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल रिसर्च जैसे बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, उससे किया है। तो एज ए इंजीनियर और एज ए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट और एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैंने अब तक जो है ना ये नहीं सुना है कि कोई बॉन्ड भी एनोनिमस हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बताइए कि हमारी कितनी दुष्टता है
कि हम ऐसे ओरिजिनल प्रस्ताव ला सकते हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था कि उसका 23वीं किस्त जारी हुई है, जिसके तहत 678 करोड़ रुपए जो है ना इकट्ठे हुए हैं। तो इसके पहले 22 किस्तें और आ चुकी हैं। मैं तो चाहूंगा कि कितना पैसा आया है वो निकाला जाए। नहीं, ये और पॉलिटिकल जो हो रहा है उसकी कह रहे हैं ना, बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की। एनोनिमस बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टियां ले सकती हैं, हाँ, जिनका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, एनोनिमस मतलब बेनामी होंगे ना कि वो। किसी ने भी दिया, हाँ, बेनामी, बेनामी जो आ रहा है। तो लेकिन एक बात है यहाँ पर, हाँ, एक बात सोचने वाली है। हाँ, उनको तो लिवरेज मिला हुआ है कि आप किसी से भी, शामों से, ध्यानों से, जिससे चाहो ले लो, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटा अमाउंट है वो। तो मतलब यदि पाँच हमें सौ करोड़ों हजार में लेना है तो फिर बहुत सारी किस्तें बनाना पड़ेंगी ना उसमें। नहीं, किस्तें तो बनानी पड़ेंगी। मैं तो कह रहा हूँ 5-5 हजार भी अगर ले रहा है तो भी कौन सी दिक्कत है। नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी सोचता है कि जब हमें किसी से थाउजेंड्स करोड़ में लेना है तो कितनी अकाउंटिंग होगी यार, छोड़ो। उससे तो बेहतर है कि जो है ना दो एनोनिमस नंबर ही बॉन्ड, पकड़ लो। हाँ, सीधा सीधा आ जाए। और वो जो है ना बेनामी है तो कोई दिक्कत भी नहीं। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि इस देश के साथ और कितना अत्याचार होगा और कितना आडंबर होगा कि हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 में 5 प्रण लिए थे, आपने वो जरूर पढ़े होंगे। 15 अगस्त 2022। यस, लाल किले से। अच्छा। भाई, लाल 15 अगस्त को हाँ, कुछ माननीय कुछ माननीय देते हैं, कुछ देते हैं। प्रधानमंत्री जो है लाल किले से भाषण देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। उस भाषण में उन्होंने 5 प्रण लिए थे, जो कि 5 प्रण के नाम से प्रकाशित हुए थे। वो आपने जरूर सुने और पढ़े होंगे, यदि आप इतने जो है ना लर्नेड व्यक्ति हैं तो। नहीं, बिल्कुल सुने होंगे, बाकी इस वक्त मैं रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सुने होंगे। तो उसका इतना बड़ा व्यक्ति कोई उसका बात कह रहा है। दूसरा प्रण था, नहीं, और वो भी लाल किले के उससे कहा भाई। हाँ, तो नहीं, लेकिन एक बात और है, यहाँ एक बात और आ जाती है। नहीं, मुझे पहले उसको स्पष्ट हाँ, कर लेने करिए दें, फिर अपन करिए। बात आगे जी जी। करेंगे। जी। उसका सेकंड प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो हम्म। यहाँ मेरा प्रश्न माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से है कि आज भी हमारे ऊपर गुलामों के जो नियम और कानून थुपे हुए हैं, हमारे ऊपर वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोपी हुई है जो चंद्र मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम भारतीयों का भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए उन्हें उत्पीड़ित किया, उत्कंठित किया, अपमानित किया और शोषित किया है। वही दुष्टतापूर्वक व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं और वही व्यवस्था थोपी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसमें गुलामी की बदबू आती है कि नहीं आती है? नहीं आती। नहीं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन आती नहीं है। अगर आती होती तो इतनी ताकत के बाद भी ये यथास्थिति नहीं बनी हुई होती। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता जो छदम पूर्वक जीत रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक एक तस्वीर पेश करता हूं, फिर उससे मैं आप सहमति बताइए। हम्म। देखिए, आज के जो राजनेता हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं। वोट मिले नहीं मिले इस बात पे मत जाइए आप, ठीक है ना? ठीक है। मैं इसको कई तरीके से समझाता हूं, एक एक बात को पकड़ूंगा। देखिए, जी जी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया के पेड हैंडलर बना लिए हैं और इनकी सबकी एक आईटी सेल है जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है कि जिन्होंने अपनी दम पर एक बहुत अच्छा जो है ना सब्सक्रिप्शन बेस बना लिया है। ऐसे लोगों से बातचीत करके उन्हें अपना जो है ना हैंडलर बना के उनके माध्यम से कई कई हजार आईडीज क्रिएट करके ये सोशल मीडिया पे वही चीज परोसी जा रही है जो ये परोसना चाहते हैं। और जो सही बात कहने वाला है उसकी व्यूअरशिप भी दबाते जो है हैं। ना नहीं आ पाती है, क्योंकि उसे दबाने के लिए भी ये अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं। तो आपकी अच्छी और ऑथेंटिक बात के जो व्यूअर रहते हैं वो 5, 10, 15, 20, 25 हजार के ऊपर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और इनकी घटिया और असत्य बात की व्यूअरशिप जो है विद इन सेकेंड्स जो है ना करोड़ों में पहुंच जाती है। ये इस तो बात से आप बड़ी, सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये तो मैं देखता भी हूँ, बिना सिर पैर की वीडियो, बिना सिर पैर का सब कुछ बहुत लाखों करोड़ों में है। और जेन्युइन बात
है ही नहीं, तो अब नहीं नहीं, जनून बातों कहने वाले लोग भी हैं, नहीं और है वो भी आपकी बात तो और सब वो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। लाइक नहीं लेकिन है उनके ना, लेकिन व्यू है, तंत्र को कुछ भी है। कंट्रोल करते हुए उनकी बात, उनका गला घोटा जाता है। और कई बार तो इतनी दुष्टता की जाती है कि कम्युनिटी वायलेशन के कारण आपको जो है ना वो कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। तो कम्युनिटी मैं जो है ना पूछता हूँ कि आरटीआई के तहत इन सोशल मीडिया वालों से पूछ लिया जाए, जो भी बहुत हाँ, सारे जो मैं चैनल्स आपको उस हैं, दिन, जो कि मेरी आपकी बात हो रही थी कि एक आरटीआई की, मैंने कहा लगाओ, आपने कहा हाँ, लगाओ, इसका तो बहुत बढ़िया आएगा कि नहीं, ये आप कम्युनिटी उसमें ये आरटीआई गाइडेंस। लगाइए कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं, और उस कम्युनिटी गाइडलाइंस के होते हुए जो ढेर सारी पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, उसमें आपकी क्या दुष्टता छिपी हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हम्म। मतलब पोर्नोग्राफी इतनी घटिया चीजें चल रही हैं, मतलब बिल्कुल एक्ट ऑफ द सेक्स जो है ना परोसे जा रहे हैं, मतलब घटिया ढंग से। वो जो जिसमें है भी लोगों की जिस मानसिकता को जो है ना प्रभावित कर रहे हैं, और जो लोग बलात्कार नहीं करना चाहेंगे वो भी प्रॉम्प्ट वो हो जाएंगे बलात्कार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, जो देश हित की चीजें हैं, यदि कोरोना के कारण लोग जो है ना मर रहे थे, और जो है उसके वैक्सीन के कारण लोगों को कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसे कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन कैसे माना गया? नहीं, सच को मत बताओ, वो कम्युनिटी गाइडेंस है। अगर सच बता रहे हो तो फिर आप वायलेशन कर रहे हो कम्युनिटी गाइडलाइंस को। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुष्टता है। तो सभी सोशल मीडिया वालों से, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो हो, इनसे राइटिंग में लिया जाए कि आपकी गाइडलाइंस बताइए, और आपकी गाइडलाइंस के रहते हुए ये घटिया चीजें कैसे परोसी जा रही हैं। बिल्कुल मतलब ये बात रिकॉर्ड पे आना चाहिए। बिल्कुल आना और चाहिए। जो देश हित की बातें हैं, उन्हें आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन किस आधार पर माना जा रहा है? नहीं, और सबसे बड़ी बात, नहीं आपको ये नहीं 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 कम्युनिटी नहीं गाइडेंस के लिए नहीं, अब ऑथेंटिक किसने किया है? कोई हम किसी ने आपको ऑथेंटिकेशन तो दिया होगा ना कि आप ये संविधान से बिल्कुल, ये ऊपर तीसरा जाएंगे। पॉइंट भी पूछा जाए कि इसको किस तरीके से एग्जामिन किया गया है, और यदि उन्होंने गलत काम किया है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करेंगे? उन्हें नौकरी से निकालिए फिर आप। हम्म। मतलब ये चीज, मतलब उस जिससे कि उनको चारों तरफ से घेरा जाए। तो एक हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आईटी सेल बनाई हुई हैं, जिन्होंने हजारों जो है छदम नाम से जो है ना आईडीज क्रिएट की हुई हैं, वो घटिया गलत चीजों को प्रचारित करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। राइट? बिल्कुल तो जो आभा मंडल क्रिएट कर रहे हैं वो गलत है। सभी बिल्कुल। नेताओं ने अपने अपने मीडिया हाउसेस का गुलाम बना लिया है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो है अभी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने परचेज कर लिया है, और वो विजिबली किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को साधने दबाव। का और उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप सोशल मीडिया को भी देख के अनुमान लगा सकते हैं, और यही स्थिति जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। देखिए, मैं गौरव जी आपको ये बताना चाहूंगा, मुझसे जो है इस देश के जितने भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको कोई जानता है, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। और हम्म। जो व्यक्ति कह रहा है कि हम इस देश को परिवर्तित कर देंगे 2024 में, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। आपने किसी पेपर में पढ़ा है क्या? नहीं नहीं। यदि मैथिली शरण की द्वारा खुद जो है इस चीज की घोषणा की जा रही है, तो चाहे क्रिटिसाइज करते हुए छापा जाए, इस बात को छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? बिल्कुल छपना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बड़ा विश्वसनीय मान के जो है ना उसको वो खबर किया के तौर जाए, पे तो, खबर के खबर के तौर पे तौर। छापे और फिर क्रिटिसाइज करेंगे साहब ये काल्पनिक बातें हैं। मैथिली गुप्ता साहब जो कि स्वयं जो है ना 7 साल तक डीजी रहे हैं, जिम्मेवार पदों पर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का घृणित काम नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, चाहे आलोचना के तौर पे कर हाँ, मतलब ये कहें कि साहब उन्होंने ये कहा है सकते जो कि हैं। सही नहीं है, और देश जो है ना मैथिली शरण गुप्त से अपेक्षा करता है कि उनका जो है ना व्यवहार और उनका जो है जो वो बात कह रहे हैं वो सही होना चाहिए। उन्हें देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम्म। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो बिके हुए हैं, हम्म। कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। जनसंपर्क कार्यालय से उनके पास फोन पहुंच रहे हैं कि भाई साहब ये नहीं आना है।
हर चीज में पिक जिन एंड चूज लोगों ने कर लेते हमारे इंटरव्यू किए हैं और कहा है कि साहब ये तो बहुत महान काम आप कर रहे हैं, आज उनकी स्थिति है कि वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं, जबकि वो मेरा बहुत आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो मुझे जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हम्म। तो मैं इस बात को मानता हूं कि सभी मीडिया वालों के पेट हैं और वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो दुर्भाग्य से जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसे हम डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, वो पेट पालने का स्तंभ बन गया है। उसे सही बात कहने का साहस ही नहीं रहा है। मिस्टर गौरव जैन, इस बात को किस हद तक आप सहमत हैं और मानते हैं? नहीं, ये तो सहमति नहीं, ये तो खुद देखा जाता है। ये जो आपके साथ बात है वो हर जगह ही हर किसी के साथ हो रही है जो ऐसे काम कर रहा है। नहीं नहीं, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बस ज्यादा ही मेरी होती बात है। मेरी बात जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है, बस यही है। नहीं नहीं, वो वो पहुंचाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि जिससे आप बात करके चुके हो हाँ वो एक माध्यम हो सकता था। हाँ हाँ। लेकिन वो खुद आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो आगे माध्यम नहीं, क्या वो बनेगा सुन इससे नहीं अच्छा रहा हम है। हाँ, वो मुझे जो है ना, वो बड़े भाई सुन नहीं तुल्य, रहा और है। कुछ लोग तो मुझे पिता तुल्य मानते हैं हम्म। और मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनके साथ दुविधा ये है कि पेट वो लगाएंगे। मुझसे बात क्या करेंगे, वो मुझे क्या जवाब देंगे, किस हाँ। मुंह से जवाब देंगे। जब आप कोई सत्य बात कह रहे हैं और उनको जो है ना इस बात के लिए पैसे मिल रहे हैं कि भैया ये चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज आ गई तो जो ये कह रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे, उनका 200% पराजित होना है। वो तो वैसे भी होना है, मतलब वो मीडिया में बिल्कुल। आए या ना आए, उससे उनके पराजय का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरे संकल्प के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये ईश्वरीय जो है विधान है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता विदाउट एक्सेप्शन पराजित होंगे, हम्म। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता छद्म हैं। इन्हें हमारा जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये दुष्टता पूर्वक इतने बार जो है ना जीते हैं और सब लोगों ने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली है। मैथिली शरण गुप्त को कहने की जरूरत नहीं है। अपने चारों तरफ देख लीजिए, जो कल पटिए पे बैठते थे, जो साइकिल पे बैठते थे और जिनके पास चाय पीने के लिए पैसा नहीं होता था, वो बगल वाले के जेब से पैसे निकाल के चाय का पेमेंट करता था, आज उसके पास पुणे से लेके मुंबई तक की जितनी भी जमीन है आज उसकी ही है। तो एक तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जो पटिए पे बैठ के 20-20, 25-25 रुपए मांगते थे, आज वो लाख करोड़ के मालिक हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने पॉजिटिव चीज तो छोड़ दीजिए, ये भ्रष्टाचार के आइकॉन बन गए हैं। बन गए कि नहीं बन गए हैं? बिल्कुल बन गए। अच्छा, अब आप ये बताइए, इसके बाद एक अच्छा और तरीका निकला है कि कुछ कंपनियां निकल गई हैं जिनका काम जो है फर्जी सर्वे करना है। तो वो इन्हीं से पूछते हैं कि भाई साहब आप किन सीट पे आप अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, और जो ये डाटा देते हैं उसी को वो एक मनगढ़ंत रिपोर्ट में कन्वर्ट करके आपको परोस देते हैं, जिन्हें ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों को विश्वास कराने में यूज करती है। तो जितने भी ये सर्वे आ रहे हैं, दे आर ऑल पेड सर्वेज। इस बात को आप मानते हैं क्या? बिल्कुल ठीक मानना ही है, क्योंकि लोग तंग हैं फिर भी वही जीत जाता है। तो ये तो या तो इसका मतलब लोग मूर्ख हो गए हैं कि उन्हें पता, बिल्कुल ही नहीं पता, या मैनिपुलेशन है हर नहीं, चीज उसका में। कारण एक ये भी है कि दुष्ट और महादुष्ट है, राइट। हम्म। तो आदमी जो है ना, जो कम दुष्ट समझ में आता है उसको दे देते हैं। हम्म। और फिर एक ये प्रचार भी तो किया जा रहा है कि यदि आप हमें नहीं जिताओगे तो तुम मर जाओगे, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। और उस बात को जो है ना ओबीसी भी कही देते हैं कि जब योगी नहीं रहेंगे और मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम आपको सिखा देते हैं। मैं कई बार बिल्कुल। सोचता हूं कि हमारे कानून की किताब में ये अपराध है कि नहीं है, और यदि ये अपराध हैं तो संबंधित व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहा है, उसे जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो आप तो एक तरह से हर चीज, मतलब आप तो तो ये ये भी कह चीजें रहे हो। कहलवाई जा रही हैं और ये चीजें कहलवा के एक भय निर्मित किया जा रहा है। हम्म। हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये खुल्लम खुल्ला जो है ना धमकी देके जो टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, ये भी किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, बह बनाने का हिस्सा हो सकता है, जिससे हम जीते। जो बिल्कुल। व्यक्ति जो जो ना दंगे कराकर अपने जीत को संभावना करते हैं, उनके लिए दो चार लोगों का मरना क्या मायने रखता है? नहीं, कोई मायने नहीं रखता रखता है क्या? ना, उनको कोई फर्क नहीं, उनका अच्छा, अब लक्ष्य है। आप ये बताइए, ये राजनेता जो आम बड़ी बड़ी आम सभाएं करते हैं,
जिन्हें बड़े चाटुकारिता के साथ बड़े उससे जो ना बड़े पूरे पेज की न्यूज बनाया जाता है और कई ऐसे एंगलों से फोटो ली जाती है कि ऐसा लगता है कि पूरा जन समुदाय जो है ना उमड़ गया है। क्या वो भीड़ ना होते हुए भी दिखाई जाती है, और जो थोड़ी बहुत भीड़ होती है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाई वो जाती है। नहीं नहीं, वो पेड भीड़ होती है, जिसमें कि उसको इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां भेजी जाती हैं, उनको जो है ना 500-500 रुपए दिए जाते हैं, उनको लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है और घुमाने की व्यवस्था भी की जाती है। तो पूरी तरह से अनकनेक्टेड व्यक्ति उस भीड़ की शोभा बनते हैं। तो ऐसी आम सभाओं को आप पेड आम सभा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, पेड़ है ही, कहना या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता है, पेड़ ही है वो अगर, तो वो चल कैसे रही है खुले में। अच्छा, अब मैं आपसे जो है अगले पादान पे जाता हूं कि ये दुष्ट लोग जो फ्रीबी बांट रहे हैं, ये फ्रीबी बांटकर क्या आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? फ्रीबी के माध्यम से उन्होंने मानव का जो एक आत्मसम्मान है वो भी आपसे छुड़ा लिया है। आज आप एक फ्रीबी खाने वाले दारूखोर कीड़े मकोड़े नहीं हो गए हैं, बिल्कुल। जो अपने ही बच्चों को, अपने ही महिलाओं को मार पीटता है। उसका जो है जीवन एक मानव लायक नहीं रह गया है, वो इस समाज का एक कलंकित कीड़ा मकोड़ा जैसा हो गया है। तो जो फ्रीबी के सहारे जो ये फ्रीबी बांट रहे हैं, तो पहले तो उनके पिताजी की नहीं है वो, राइट? वो जी टैक्स बिल्कुल पेयर की बिल्कुल। मनी है, इन्हें फ्रीबी बांटने का हक होना ही नहीं चाहिए। नंबर वन, हम फ्रीबी क्यों बांट रहे हैं? हम सामर्थ्य क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना जो है ना करेंगे, और ये बात हर बार में जा रही है। यदि जो है ना राज्य शासन को या केंद्र शासन को लगता है कि साहब मैथिली शरण गलत बात कह रहे हैं, तो उन्हें जी अपने जो है ना इकोनॉमिक विद्वानों से मुझसे साथ करने के लिए भेजना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। बिल्कुल सही और है। हमने तो मॉडल बनाया हुआ है, और वो ऐसा मॉडल है जिसमें सरकारी पैसा भी खर्च नहीं होगा। हम्म। हमने तो एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें क्राइम फ्री भारत की रिवार्ड मनी होगी। हम इस देश को बदल पाएंगे बिना पैसे के, क्योंकि जो हम्म आप श्रम कर रहे हैं वो पैसे ही तो है। हम्म। पहले जो है आपके श्रम के बदले में ही तो आपको सब चीजें मिलती थी, ये पैसा तो बाद में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप खेत में या जब कोई भी आप श्रम कर रहे हैं, तो वो क्राइम फ्री भारत की रिवार्ड मनी में चला जाएगा। हमने उसका एक पूरा मॉडल बनाया है कि कैसे जो है ना आपको पैसा मिलेगा, जो कि अ, हर मजदूर को 25,000 से अधिक का पेमेंट पर मंथ मिलेगा मिनिमम, हम्म। और उसको हर चीज में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसका परचेजिंग पावर जो है 50,000 के इक्विवेलेंट होगा। अब आप ये बताइए कि यदि हमारा मजदूर 50,000 रुपए पर मंथ पर पर्सन कमा रहा है, और उस परिवार में यदि उसे चार फ्री की लोग जरूरत हैं, पड़ी, फ्री चार की लोग चाहिए। हैं, तो वो 2 लाख रुपए की पर मंथ की परचेजिंग पावर है। तो उसे पीएम आवास योजना, जो कि आपने अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो वो भी फर्जी है, तो हम्म। उसकी जरूरत होगी क्या? वो नहीं, क्यों डिजाइनर जरूरत। हाउस जो है ना में रह पाएगा, और उसके लिए भी उसे प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि मैथिली शरण ग्रुप का क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जो है, वो आर्किटेक्ट को आपके पास भेजाएगा कि साहब आपका ये वेस है, आप तो सिलेक्ट करिए कौन सा मॉडल चाहते हैं आप, हम्म। और वो जमीन पे अवतरित होने लग जाएगा, पैसा जो है ना अपने समय पे कटता जाएगा। तो और कोई भारत झंझट ही का नहीं है। हर नागरिक अच्छे घर में रह पाएगा, अच्छा भोजन कर पाएगा, प्रोटीन रिच। और आज का जो जहर होता जा रहा है, इस देश के साथ इतनी गुस्ताखियां की गई हैं। जो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं वो घटिया है, जो शुद्ध घी था उसको इन दुष्टों ने कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल कह के उसे हार्मफुल बना दिया। तो ये हम्म। लोग तो हर चीज को अपनी सुविधा से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अरे, बांग्लादेश जैसा व्यक्ति, जो जो देश वो अपने यहाँ पे चीजें डंप नहीं होने देता है, वो भारत सरकार अपने यहाँ पे डंप करा रही है। भारत में कितनी बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के नाम से जो है ना पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। हानिकारक केमिकल्स जो है ना आपके किचन में, आपके प्रसाधन में, आपके बाथरूम में घुस गए हैं, बिल्कुल। जिससे कि आपका जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा वुड हैव बीन द बिगेस्ट रिसोर्स एंड सोर्स ऑफ मीथेन एंड मैन्योर, वो आपका गंदा नाला में कन्वर्ट हो गया। उसकी जगह यदि हम माइक्रोब्स डालते,
जो 24 घंटे के पहले ही उसको डिसइंटीग्रेट करके मीथेन में और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते, तो वो सीवेज एक भारत के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स नहीं बन जाता। हम्म। तो इन लोगों के दिमाग में तो ये सब बातें आना नहीं है। तो और ये इतने दुष्ट हैं कि चुनाव के एक रात पहले कत्ल की रात करते हैं, जिसमें ये गरीब लोगों में पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो ये जनता के प्रतिनिधि कहां से है, ये बताइए मुझे। क्या ये सही मायने में जनता के प्रतिनिधि हैं? ये नियम कानून अच्छे नहीं बनाते हैं, गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं। इन्होंने जो है वही अंग्रेजों की व्यवस्था, क्रूर बादशाही और जो भ्रष्ट थी वही आप पे थोप के रखी है। स्वयं अनपढ़ गंवार हैं। यदि ये जो है राजनेता नहीं बनते तो ये चपरासी भी नहीं बन पाते। क्या इतनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था, लज्जाजनक व्यवस्था आप लोगों के ऊपर सोच रखी है, और इन्हें अपने आप को राजनेता कहते हुए लज्जा नहीं आती है? इस बारे में आपका क्या कहना है? तो क्या ये आपके राज प्रतिनिधि हैं? नहीं, ये कहाँ कर्तव्य बहन कोई कर ही नहीं, तो ये तो अपने आप स्वयंभू उत्पन्न हुए हैं सब। तो क्या कहें। अब जो है मैं आपसे बहुत छोटी बात कह रहा हूं कि आप जैसा योग व्यक्ति के पास लिंक पहुंचने के बाद, या लिंक नहीं पहुंची है तो मैं फिर से भेज दूंगा, जी जी। और वो भी आपके एसएमएस से भेजूंगा। टेलीग्राम, यदि टेलीग्राम पे आप होंगे तो मुझे हेलो भेज दीजिए, तो आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, उससे आप जुड़िए। इसमें सदस्यी और चंद्रगुप्ती दो व्यवस्थाएं हैं। तो आप ये जानना चाहेंगे कि सदस्य क्या है और चंद्रगुप्त क्या है? भाई साहब, ये तो नए नए टर्मिनोलॉजी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम्म। तो सदस्य एक वो व्यक्ति है जो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत जो है, जिसमें अपराध नहीं होगा, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिसमें टैक्स नहीं होगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, जहां पर कि हार्मफुल केमिकल नहीं होगा, और उसके क्राइम फ्री भारत के निरोगी और आयुष मॉडल के तहत लोग बाग जो है स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, समृद्ध भी होंगे, और क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत वो जो है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, और ऊपर से टैक्स भी नहीं देना होगा, आपकी जो है चेक बाउंस नहीं होगी, क्योंकि वो सवाल आपकी चेक का नहीं है, वो सिस्टम में अविश्वास पैदा करता है और वो एक नेगेटिव चेन क्रिएट करता है जो कि बिजनेस को एडवर्सली रिफ्लेक्ट करता है। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भारत में किसी की चेक जो है ना बाउंस नहीं होगी, और चूंकि टैक्स नहीं होगा, राइट, तो टैक्स कंप्लायंस के लिए जो ढेर सारे डिपार्टमेंट खोले हुए हैं, ये सब डिपार्टमेंट पॉजिटिव काम करने के लिए हो जाएंगे, तो कोई दिवालिया भी नहीं होगा। सिस्टम दिवालिया होने के पहले आपको इनेबल कर देगा, और भारत देश में कोई भी व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 फरवरी 1835 में जो 1780 पेज की रिपोर्ट जो है लॉर्ड मैकाले ने पेश की थी, जिसमें कहा था कि मैंने 3 वर्षों तक भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया, मैंने किसी गरीब या भिखारी को नहीं देखा है। तो ये 2 फरवरी 1835 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 2029 तक भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं रहेगा, सभी समृद्ध हो पाएंगे, उन्हें फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, उन्हें जो है पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, वो सभी डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे, और भारत का हर टाउन जो है पूरे भारत के कल्चर को जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा। जितने भी कानून जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाए गए हैं, के विरुद्ध बनाए गए हैं, उनको रिपील कर दिया जाएगा। और वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 वाला जो है उसे तो प्राथमिकता के आधार पर रिपील कर दिया जाएगा। एक छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 25 में हर धर्म के व्यक्ति को जहां जिसको मोक्ष दिखाई दे रहा है वो उसका
उसको फंडामेंटल राइट भी है, और हम उसको फंडामेंटल राइट को पावरफुल कानून से प्रोटेक्शन भी दे देंगे। तो जिसको जहां मोक्ष दिख रहा है भैया वो काम करो, लेकिन आप किसी दूसरे के खिलाफ गलत बात नहीं कर सकते हो। तो ना हिंदू को ये कहने का हक होगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा। अरे भाई, जिसको हनुमान जी अच्छे लग रहे हैं वो हनुमान जी कहे, जो शिवा अच्छे लग रहे हैं वो शिव कहे, जिसको जो है क्राइस्ट अच्छे लग रहे हैं वो क्राइस्ट कहे, जिसको मोहम्मद अच्छे लग रहे हैं वो मोहम्मद कहे, जिसको जो है ना बुद्ध अच्छे लग रहे हैं वो बुद्ध कहे, जिसको महावीर अच्छे लग रहे हैं वो महावीर कहे, जिसको जो है गुरु जी अच्छे लग रहे हैं वो गुरु कहे। जिसको जहां मोक्ष मिल रहा है वो मोक्ष प्राप्त करे और अपने जीवन को सार्थक करे और फुलफिलिंग करे। अभी इसी बात तो पे ये नहीं, एक एक्ट समझाने दीजिए। एक छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट होगा जो आर्टिकल 25 का वायलेशन को बहुत ही गंभीर अपराध बना देगा, राइट। तो यह संज्ञेय अपराध होगा। उसका सेक्शन 2 जो है बताएगा कि यह अजमानती होगा। न्यायालय को जमानत लेने का हक केवल एक ही परिस्थिति में होगा, जब वो की गई रिपोर्ट झूठी हो। यदि वो झूठी नहीं है तो आपको जमानत मिलेगी ही नहीं, न्यायालय भी आपको जमानत नहीं दे पाएगा, राइट। तीसरा सेक्शन कह रहा है उसका कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से पहले 15 दिन में तो चालान पेश कर दिया जाएगा और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट करके आपको न्याय दे दिया जाएगा। ये सेक्शन 3 कह रहा है। कितने दिन में? 30 दिन में। बहुत अच्छी 15 दिन में विवेचना पूर्ण होना पक्का रहेगा अकाट साक्ष्यों के साथ, और 30 दिन में न्याय, हर प्रकरण में न्याय मिल जाएगा और इस प्रकरण में भी मिल जाएगा, राइट। क्राइम तो खत्म ही हो गया, फिर कहां से होएगा? तो क्राइम फ्री भारत नाम ही है मिशन का, तो क्राइम तो फ्री खत्म हो ही गया ना। क्राइम करने का, खत्म करने का तरीका वो नहीं होगा। क्राइम करने का तरीका ये होगा खत्म करने का कि सिस्टम के पास, जिसे हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं, हर अपराधी का 360 डिग्री की जानकारी होगी। जब गौरव जैन अपराध करने की नियत से निकलेंगे तो सिस्टम को मालूम होगा कि गौरव जैन अब निकले हैं अपराध करने के लिए। सिस्टम को मालूम होगा कि गौरव जैन के साथ 4 और कौन मुग्गे हैं। सिस्टम को मालूम होगा कि आप किस गाड़ी से जा रहे हैं। सिस्टम को मालूम होगा कि आप किस मार्ग का यूज करने वाले हैं। सिस्टम को इस बात का भी अनुमान होगा कि आपके पास कितने घातक हथियार हो सकते हैं। और सिस्टम फिर ये स्मार्ट इंटरवेंशन से डिसाइड करेगा कि आपको कहां घेरना है और अपराध करने के पहले कहां गिरफ्तार कर लेना है। और गिरफ्तार करने के लिए उसे पुलिस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति के पास, हर प्राइवेट व्यक्ति को भी गिरफ्तारी का अधिकार है सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत। वो तो आज भी है शायद। हाँ, मैं सेक्शन 43 सीआरपीसी आज की ही बात कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन लोगों को पता कुछ नहीं है। नहीं तो फिर ये चीजें गोपनीय क्यों रखी गई हैं? हम तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसमें 3 बातें कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोगों को जानकारी दी जाए, लोगों को, इवन खतरनाक लोगों को गिरफ्तार करने की जो क्षमता रखते हैं उनकी ग्रेडिंग करके उस तरीके की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, और ये काम करने के लिए भर भर के पैसा दिया जाए। मतलब 1 करोड़ तक पैसा देने का जो ना उसमें प्रावधान रखा जाए, यदि बहुत ही डेंजरस व्यक्ति है तो, राइट। बिल्कुल। और उसको हथियार भी दे दिया जाएगा, उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और पुलिस की जरूरत नहीं होगी। हाँ, पुलिस की जरूरत ही क्या है, राइट। और ये जितना भी हम पैसा बांटेंगे, क्योंकि ये सिस्टम में हमारे क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो कह रहा है कि इसमें फरियादी को भी पैसा मिलेगा। तो आप रिपोर्ट करके सिस्टम की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो भी क्राइम है ये सब क्राइम अगेंस्ट द स्टेट हैं। तो फरियादी कोई रिपोर्ट करने जा रहा तो उसे भगाया नहीं जाएगा, उसे थाना जाना ही नहीं पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, और उसने इस बात की रिपोर्ट की है, उसके लिए उसको बहुत पैसा दिया जाएगा। मतलब मिनिमम 5,000 तो दिया ही जाएगा। तो 5,000, और यदि खतरनाक किसी कोई रिपोर्ट दी है तो वो 1 करोड़ तक जा सकता है, राइट। बिल्कुल। ऐसे ही गवाही देने वालों को 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का जो है गवाही दी जाए का जो है ना पैसा मिलेगा, राइट। वैसे ही जो है ना वकीलों को मिलेगा, और अकेला जो है ना प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा, डिफेंस वाले को भी मिलेगा, राइट। जज को भी जो है ना एक मिनिमम सैलरी मिलेगी, और बाकी पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम में मिलेगा। हाँ, कि तुम काम करोगे जैसे उस हिसाब से मिलेगा, रिवॉर्ड हो गया। हाँ, और वो आज की सैलरी की तुलना में कई गुना होगा। मतलब वो जो आज जो जज महोदय को सैलरी मिल रही है, द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में भी 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट अर्निंग।
तो अर्निंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा तो फिर समृद्ध देश के समृद्ध जजेज को भी तो समृद्धि मिलेगी ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो है अपराधी से जितना भी रेवेन्यू बांटा जाएगा, तो रेवेन्यू बांटना जैसे जो है आगे चल के जो मोबाइल सिस्टम्स होंगे जिसमें अपराधी जो है वहां पर पहुंचेगा खतरनाक लोगों के लिए, तो वहां पर जो है उसको भी सब प्राइवेटली ओन्ड होगा, और जो इस सेवाओं को देगा उसको भर भर के पैसा दिया जाएगा। क्योंकि भर भर के पैसा बांटना क्राइम फ्री भारत मिशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, राइट। क्यों ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि जितना पैसा बांटेंगे उसका दुगना मिलेगा। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि दान करोगे तो ईश्वर उससे दुगना दे देगा आपको, राइट। तो जी। क्राइम फ्री भारत का ये जो मॉडल है वो कह रहा है कि भारत सरकार को दुगना मिलेगा। तो कानून में प्रावधान थोड़ा सा बदल जाएगा। आपकी सजा के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा कि आपको इम्प्रिजनमेंट वाला, राइट। और इम्प्रिजनमेंट का कंपोनेंट जब तक कि बहुत कारण नहीं है उसको बहुत छोटा कर दिया जाएगा, जेलों की जनसंख्या खत्म हो जाएगी। मेन कंपोनेंट होगा फाइनेंशियल, और वो फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है ना फिक्स नहीं होगा, वो कैलकुलेटेड होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय द रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी आपने सब लोगों को जो पैसे बांटे हैं उसको जोड़ के उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो अच्छे खासे अपराधी को फाइनेंशियल बर्डन सहने की औकात नहीं होगी। और जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों को देते हैं, ऐसे ही आपकी लायबिलिटी इनहेरिट की जाएगी, बच्चों को ट्रांसफर की जाएगी, और उनको रियल टाइम बेसिस में बताया जाएगा कि आपके पिताजी को जो है ना इतना पैसा जो है ना देना है जो अभी उनके पास नहीं है। तो बच्चे क्या कहेंगे कि माननीय पिताजी आप मुझे 5 पैसा मत दीजिए, लायबिलिटी करोड़ों में मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता है कि आगे चल के अपराधी बिना रिपोर्ट हुए भी जाके जो ना रिपोर्ट कर देगा कि भैया मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझे किसी की एफआईआर नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी मुझे दंड देना चाहे दंड दे दें, क्योंकि इसका सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय 2 इतनी बड़ी होगी कि हमें सहने की हमारी औकात नहीं होगी। आपको नहीं लगता है कि अधिकांश अपराधी धोखे से जो उनसे अपराध जो जानबूझ के अपराध हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे, राइट। क्योंकि कि जब 100% 3 से लेकर 30 दिन में आपको न्याय मिलकर जेल में सड़ने जाना है तो लोग अपराध क्यों करेंगे? संरक्षण नहीं होगा और स्पीडी ट्रायल हो गया, और संरक्षण का तो किसी के लिए स्कोप ही नहीं है। वो नहीं, संरक्षण का तो स्कोप ही खत्म कर दिया गया ना। तो संरक्षण के बिना तो अपराध बढ़ ही नहीं सकता ना हो सकता। मैं वही कह रहा हूं कि संरक्षण खत्म हो गया है। एक आपने ऐसा सिस्टम ला दिया जिसमें अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय भी मिल जाएगा। तो लोग बाग जो स्कीम के तहत और आज जो धन का उपयोग करने के लिए जो क्राइम कर रहे हैं वो लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हम तो कह रहे हैं कि भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे, मैं तो कह रहा हूं भारत में ट्रैफिक लाइट नहीं होगी। भारत में बहुत ही सीमित जो है वो बहुत ही सीमित फ्लाईओवर्स होंगे, और वो जहां फ्लाईओवर बनेंगे वो स्टेट ऑफ आर्ट फ्लाईओवर होंगे, लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। बाकी जो है ट्रैफिक लाइट नहीं होंगी, लोग बाग यू टर्न होके, और गूगल जैसा एक ऐप होगा जो उसे गाइड कर देगा कि आप बताओ कहां जाना चाहते, वो बताएगा कहां से टर्न लो, कहां से यू टर्न लो, कहां से कैसे करो, तो बिना दिक्कत के आप वहां पहुंच जाएंगे। सड़कें इतनी स्मूथ होंगी, ये जो इंक्रोचमेंट और इस तरीके की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जो दुकानदार आज बाहर जो है ना अपने सामान निकाल के रख लेते हैं वो नहीं होगा। जगहों पर जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, यस, आप ये देखिए कि भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे, भारत में ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, भारत में जो है कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक से रिलेटेड गलती करेगा तो उसके सेंसर ही उसे कैप्चर करके लोगों को जो है चका चालान कर देंगे। देखिए आप देखिए, मैं आपको समझाऊं क्या कि एक्सीडेंट क्यों नहीं होंगे और क्या नहीं होगा, थोड़ा समझाऊं क्या? यदि समय हो तो समझाता हूं। हाँ, एक तो ये वाला, और एक दूसरे वाला रह गया जो आप पीछे जेल वगैरह और का रिफॉर्म की बात करते हैं ना, क्राइम की, कि लोग क्राइम नहीं करेंगे और अपने आप पता लग जाएगा। तो क्या हम सब कुछ मतलब क्या एआई पे ले जाएंगे, अब इसको कैसे करेंगे? हाँ, ये उसके लिए एक डिजिटल चित्रगुप्त का जो है वो किया गया है, और इसके लिए सितंबर 2020 में
प्रोजेक्ट हेड ऑफ द क्राइम फ्री नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत, जिसका आज भी मैं प्रोजेक्ट हेड हूं, उसने एक ड्राफ्ट लॉ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसको हम प्यार से डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। लेकिन चित्रगुप्त तो आप जानते ही है ना, जो मरने के बाद आपकी पेशी करता है और आपके पाप और पुण्य को जो है ना देखता है। हाँ, यमराज वाले। यमराज वाले चित्रगुप्त, बिल्कुल। तो उन्हीं चित्रगुप्त के नाम पे इसको डिजिटल चित्रगुप्त नाम दिया गया है। और इसका पूरा नाम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। मतलब ये इतना बड़ा नाम भेजा गया है, क्योंकि मुझे इस बात का आभास था वो कहेंगे पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हमने ये बताने की कोशिश की, नहीं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ओके। मतलब अच्छा, इसलिए वो जिम्मेदारी से नट जाते हैं ना फिर। हाँ, इसलिए जो है ना, हमने वो भ्रम के लिए जगह ही नहीं छोड़ी ना। और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो एक्ट जो हमने प्रस्तावित किया है, या जिसको ड्राफ्ट लॉ कहेंगे, इसमें जो है इतने प्रावधान किए गए हैं कि आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, राइट। और राइट टू प्राइवेसी आप उसको लगभग फंडामेंटल राइट जैसा मान लीजिए। लेकिन जैसे हर फंडामेंटल राइट जो है, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, राइट, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रखे गए हैं। तो इस फंडामेंटल राइट में, राइट टू प्राइवेसी में भी एक लिमिटेशन रखा गया है कि द मोमेंट यू विल कमिट ए क्राइम, योर राइट टू प्राइवेसी विल सीज। ओके, सही बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, चाहे वो अपराध छोटा हो या बड़ा हो। तो इस डिजिटल चित्रगुप्त के पास आपके बारे में हर बात रहेगी। और अच्छा, जो प्राइवेसी के नाम पे कहते हैं कि डाटा इकट्ठा हो रहा है, हम तो एक कानून बना देंगे कि आपके बारे में कोई चीज सीक्रेट हो ही नहीं सकती है। यदि आप रोड पे चल रहे हैं और यदि हमारा सिस्टम गौरव जैन को नहीं पहचान पा रहा है, इट विल क्रिएट ए अलार्म एंड आपको अरेस्ट करने के ऊपर पैसा मिलेगा। नो अनोनिमस पर्सन। आप ये बताओ, मैं आपसे बात पूछता हूं कि ईश्वर के 4 गुण होते हैं, राइट। तो पहला गुण है कि गॉड इज ए ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिशाली है। दूसरा है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब कण कण में भगवान विद्यमान है, राइट। जी। तीसरा है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, राइट। जी। जो ओमनी प्रेजेंट में सर्वव्यापी भी आ जाएगा। और ईश्वर सर्वज्ञानी है, ही इज ओमनीसेंट, राइट। ओमनीसेंट, SCENT, सेंट का मतलब सब चीज मालूम है उसको। तो ही इज ओमनीसेंट, मतलब ईश्वर सर्वज्ञानी है, राइट। और ईश्वर सर्वदयालु है। तो ईश्वर जो है ओमनी वनवेलेंट है, ठीक है ना, वो जो है सब बहुत दयालु भी है, राइट। तो इसका जो ओमनीसेंट है, ये ईश्वरी गुण है। तो हर व्यक्ति के बारे में किसी को मालूम होगा, और समय रहते वो जो है ना उसको गड़बड़ नहीं करने देगा। तो ये अच्छी चीज है या बुरी है? और वो आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहा है। तो बदमाशों को बदमाशी करने के लिए जो है ना अधिकार क्यों होना चाहिए? हम तो आपको राइट टू प्राइवेसी दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि इवन चेयरमैन जो है ना उसको अपने लाभ के लिए गलत ढंग से किसी की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो उसको 7 साल की मिनिमम सजा होगी। और वो सजा कॉन्करेंटली नहीं चलेगी, कॉन्जिक्यूटिव चलेगी। तो वो मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि कॉन्करेंट सजा लगाने का जो है ना प्रावधान, अधिकार मजिस्ट्रेट से हटा लिया जाएगा। तो यदि मान लो आपने 5 अपराध किए हैं और उसमें 10-10 साल की सजा है, तो मजिस्ट्रेट 10-10 साल की सजा देके टोटल 50 साल की सजा लगेगी। मजिस्ट्रेट को ये कहने का हक नहीं होगा कि कॉन्करेंटली चलेगी या साथ में चलेगी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब उसे शील्ड कर देते हैं एक तरह से ना? नहीं, हम कानून में भी प्रावधान कर देंगे ना कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं होगा कि कॉन्करेंट चलेगी कि इसमें चलेगी। भाई आपको कितना सजा मिलना चाहिए, बस जो आपको कानून बताया गया उसके तहत आप सजा दीजिए, और उसका जो जोड़ होगा उतने साल रहना पड़ेगा आपको। जैसे अमेरिका वगैरह में जो सजाएं मिलती हैं वो 500-500 साल की सजाएं मिलती हैं। मतलब आदमी चाहे जिंदा रहे चाहे ना रहे, इसका मतलब है आजीवन कारावास हो गया ना वो। तो बिना आजीवन कारावास के आजीवन कारावास हो गया। यदि आपकी जितनी भी सजा मिलना चाहिए उसका टोटल जोड़ जो है ना 200 साल 500 साल हो रहा है और 500 साल आपको जीना नहीं है, तो ये इनडायरेक्टली जो है ना आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वो वैसे कानून होना चाहिए। देखिए, हमारी मेन प्रॉब्लम है कि घटिया कानून है, घटिया व्यवस्था है, न्याय अवेलेबल नहीं हो रहा है, दुष्टों का राज चल रहा है, चारों तरफ मक्कारी बदमाशी चल रही है।
आपके ऊपर हार्मफुल केमिकल थोपे गए हुए हैं। आप ये सोचो, भारत में कोई ये बात विश्वास करेगा कि भारत में बोतल में पानी बिकेगा? नहीं, बिल्कुल। और भारत को यदि हमने अभी नहीं बदला तो आप मान के चलिए कि आप सब लोग जो है ना गैस का सिलेंडर अपने जो है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पे लगा के, और उसको बड़ा कंफर्टेबली डिजाइन किया जाएगा जिससे कि बैकपैक जैसा आपके पीछे वो लगेगा, और आप बाहर नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपका वायुमंडल में इतना प्रदूषण कर दिया जाएगा। तो ये तो शुद्ध दुष्टताएं हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो आप ये बताइए, जो मैं बात कह रहा था कि आपको राइट टू प्राइवेसी भी दे रहे हैं ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त, और वो जो है ये सब चीजें अनुमान लगा के आपको पकड़ सकेगा, तो ऑप्शन नहीं रहेगा। और फिर वो कह रहा है कि भैया तुमसे अपराध हो गया है, तुम अपराधी हो, अब तुम भविष्य में तो अपराध कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी 360 डिग्री की जानकारी हमारे पास होगी, तो आपको हम रिहेबिलिटेट कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो सभी अपराधी रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, जेल्स की जरूरत नहीं। लोगों को जो है आक्रोश नहीं रहेगा। तो जो रिएक्शन के कारण अपराध होते हैं, जब आपका आक्रोश खत्म हो जाएगा और सिस्टम के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, तो जो गुस्से के कारण अपराध होते हैं वो खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप बताइए, कोई कोई जो है ना किसी व्यक्ति की हत्या जो है ना इसलिए करेगा कि उसने उसके बाप को मार दिया है तो हम उसको मारेंगे? क्यों? उसे मालूम है अभी जो है ना 30 दिन के अंदर उसको सजा मिल जाएगी, जेल में सड़ जाएगा साला। हम क्यों जो है ना किसी की हत्या करने का जो है ना, हाँ, हत्या करने का जोखिम क्यों उठाएं? हम क्यों जेल में सड़े? सही बात है। तो आप बताइए, सभी रिएक्शनरी क्राइम गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? खत्म, बिल्कुल सही बात है। तो अब बताइए कितना पावरफुल सिस्टम है। ऐसे में बताइए, मैं कोई भी ऐसी बात कह रहा हूं जो आपकी आपकी सोच के तहत जो है, जो फिजिबल नहीं लग रही है, ऐसी कोई बात अभी तक मैंने कही क्या? नहीं, ये सही कही है आपने, हो तो जाएंगे, लेकिन मन में एक ये प्रश्न आ रहा है कि बात वही है कि इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है। तो इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन खुद करेंगे ना, जो चाणक्य की फौज के साथ, जिन्होंने जो है 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथन के प्रॉब्लम ऑलरेडी जो है ना हैंडल किए हैं 53 यूनिवर्सिटीज के साथ, जो है ना जो खुद टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर रहे हैं। तो हमने तो जो है ना चाणक्यों की फौज इकट्ठी करके रखी है, और हमने जो है ना वो मॉडल भी निकाल के रखा हुआ है जिससे हम इन राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकेंगे। ठीक। आप उस मॉडल को समझना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दो तीन रोल हैं बेसिकली, दो, मैं जनरली दो कहता हूं क्योंकि चाणक्य वाले रोल में ज्यादा अधिकांश लोगों को लेना देना नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से जिनको हमें चाणक्य बनाना है वो हम अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं। लेकिन अब हम इसको तीन रोल कहा करेंगे। ठीक है। एक सदस्य रोल, दूसरा चंद्रगुप्ती रोल, तीसरा चाणक्य रोल, राइट? तो चाणक्य वो रोल है जो हम बातें टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज में कर रहे हैं, उनको डोमेन नॉलेज है, एंड दे मे लाइक टू ज्वाइन एज ए चाणक्य, राइट? ठीक। दूसरा जो है सदस्य, वो है जो अपनी सोच और अपनी परिस्थितियों के कारण अच्छा भारत तो चाहता है, जिसकी हमने अभी आपको डेफिनेशन दी है, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि वो सामने आके जो है ना उसके लिए संघर्ष करे, सामने आके जुड़े। तो ऐसे व्यक्ति को हमने सदस्य कहा है, और उससे दो अपेक्षाएं की गई हैं। एक ये कि वो अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने मित्र दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है ना विभिन्न सर्कल के लोगों को, आसपास के युवा और विद्यार्थियों को, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़ के, कुल 90 लोगों को जोड़ के उसके संकल्प जो है ना उसका पूरा हो जाएगा, राइट? ठीक। और दूसरी उससे अपेक्षा की गई है कि जब चंद्रगुप्त का जो कंपटीशन है, वो चंद्रगुप्त अभी हम आपको समझाएंगे, तो जैसे ही चंद्रगुप्त घोषित होगा तो प्रतिदिन जो है, जब तक कि चुनाव की वोटिंग नहीं होगी, उनको हर दिन अपने छत पर जाना है, और यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे जाना है, और चबूतरा भी नहीं है तो घर के दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर जो चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, और चंद्रगुप्त वो होगा जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो उन्हें ये हर दिन संकल्प लेना है जब तक कि वो वोटिंग में नहीं जाएंगे। और फिर वोटिंग के दिन जो है ईवीएम मशीन पे बटन दबा के जो है ना उन्हें अपना वोट देना है। तो उन्हें जो है छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जला के कहना है कि गौरव जैन हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में उनके नाम पे जो है ना बटन दबाऊंगा। तो अब जो चंद्रगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त के 4 स्तर हैं।
मतलब ये पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है। अच्छा। पहला स्तर है राष्ट्रीय, तो जो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त होगा उसे हम सांसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा राज्य स्तरीय है जिसे हम विधायकी चंद्रगुप्त कहेंगे। फिर तीसरा जिला स्तरीय है, क्या बोला हमने, संसदीय? राष्ट्रीय वाला सांसदीय कहलाएगा। संसद पार्लियामेंट तो एक ही है राष्ट्रीय लेवल पे, जी। विधानसभाएं जो है वो राज्य लेवल पे, इसलिए राज्य स्तरीय हो गया, राइट। ठीक। और जिला स्तरीय जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आदि निकल के आएंगे उसे हम जिला पंचायतीय चंद्रगुप्त कहेंगे, ठीक है ना। जी। और सबसे नीचे का रहेगा ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त, जिससे पंच और या जिसको पंच सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त कहेंगे। इसका मतलब है ये चंद्रगुप्तों से ही पूरे जो है गवर्नेंस का जो है मॉडल इन चंद्रगुप्तों से ही निकल के आएगा। पंच सरपंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त ही होंगे। ठीक। समझ में आ गई बात इतनी? आ गई। अब चंद्रगुप्त को करना क्या है? चंद्रगुप्त को सबसे पहले जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर्म भरना होता है, तो इसमें इसका फॉर्म है संकल्प लेना। तो क्राइम फ्री भारत ने संकल्प पत्र जारी किए हुए हैं, तो सबसे पहले उसे काम करना है संकल्प पत्र जारी वो करना है, साइन करना है कि साहब मैं इस स्तर के चंद्रगुप्त बनने का संकल्प लेता हूं, ठीक है ना। ठीक। फिर उसको करना क्या है? उसको संगोष्ठियां करना है, जैसा कि सदस्य कर रहे हैं वैसे ही उनको करना है। केवल सदस्य और चंद्रगुप्त में फर्क इतना है कि चंद्रगुप्त ओपन कंपटीशन है और सदस्य 90 लोगों को जोड़ के उसका संकल्प पूरा हो जा रहा है, जबकि चंद्रगुप्त को लगातार यही काम करना है और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना है। तो मेरिट लिस्ट किस चीज की है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, राइट। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का किसी ना किसी नियत दिन पे रिजल्ट निकलना होता है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब निकलेगा? तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलेगा जिस स्तर का, जिस समय चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की घोषणा के दिन जो है ना उसका रिजल्ट निकल जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? जैसे अज्यूम करिए राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त का रिजल्ट कब निकलेगा? जब 2024 में चुनाव की घोषणा होगी जिस दिन, राइट। और उसमें 543 जो है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या है, तो उस मेरिट लिस्ट में 543 वो लोग होंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। अब जैसे राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है 403 सदस्य हैं, राइट। तो उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में ऐसे 403 लोग होंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। जैसे अभी 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका वगैरह में चुनाव है, तो जो उनके सदस्यों की संख्या होगी, जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राइट। राजस्थान में 200 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। तो इन राज्यों की सूची में उतने लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट क्या होगी? जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। तो सामने वाला कहेगा कि साहब ये तो फर्जी हो सकता है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमारे ऐप में ट्रेंडिंग पे यदि आप जाएंगे तो उसमें जो है हर दिन कौन 1 2 3 चल रहा है, तो उसमें 1 2 3 ऊपर लिखा रहता है, नीचे आप व्यू ऑल है, राइट। तो आज कितने लोगों ने अभी, तो हम जो है ये डिजिटल चित्रगुप्त ही चल रहा है ना सारा? नहीं, हम अब वो चित्रगुप्त की तो बात ही खत्म कर दी। अब हम जो है सदस्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। अभी हम उस ऐप के माध्यम से बात कर रहे हैं जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप लॉन्च किया गया, राइट। तो उस ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ना है और ये किसने कितने को जोड़ा है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं उसमें ये समझा रहा हूं कि जब आप ऐप में जाएंगे तो उसके ऊपर एक टैब है जिसका नाम है ट्रेंडिंग, TRENDING, ट्रेंडिंग, राइट। जब आप ट्रेंडिंग को जैसे ही खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है आपको 1 2 3 करके कि आज अभी तक, मतलब जिस समय भी आप खोलेंगे उस समय 1 2 3 पे कौन है आज का, टुडे, राइट। और उसमें व्यू ऑल करेंगे तो जितने लोगों ने, इवन किसी ने यदि एक नंबर भी जोड़ा है, एक भी जोड़ा है, तो उसका भी पूरा डिटेल मिल जाएगा, राइट।
ठीक है। और जब ऊपर टुडे लिखा है, यदि आप टुडे पे क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टुडे, फिर है दिस वीक, राइट। तो आप ओके। इस वीक में किसने क्या किया वो भी देख पाएंगे सभी के लिए, राइट। हम्म। फिर जो है इस दिस मंथ, ये तीसरा ऑप्शन है। और फिर चौथा ऑप्शन है ऑल द टाइम, राइट। हम्म। तो आप ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, हर कोई देख पाएगा। किसी के हाथ में, के हाथ में कुछ है क्या? नहीं। कुछ नहीं है। और ये हम ट्रेंडिंग पे ही हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो जो टॉपर ऑफ द डे होता है उसे क्राइम फ्री भारत मिशन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, जो कि ट्रेंडिंग पे अवेलेबल होता है। ओके। जिसे आप सेव करके जो है ना अपनी फीड में भी अपलोड कर सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि साहब हमको मिला है, ठीक है ना। रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट। नो, कमेंडेशन, प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र। अच्छा, प्रशस्ति पत्र। यस। ठीक। आपको कमेंड किया जा रहा है, आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपकी प्रशस्ति की जा रही है, उसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं, या अंग्रेजी में कमेंडेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और ये इतना पारदर्शी है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, मात्र एक को, तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है अगले दिन। यदि आप अच्छा। 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो अगले दिन आप जो है टाउन अधिकारी बन जाएंगे। यदि ओके। आप 5 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो अगले दिन आप जो है ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बन जाएंगे, 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और जब आप 100 लोगों को जोड़ के आगे बढ़ेंगे तब आपकी चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ होगी। मतलब आपने संकल्प चाहे ले लिया हो चंद्रगुप्त का, लेकिन चंद्रगुप्त यात्रा आपकी प्रारंभ नहीं मानी जाएगी जब तक आप 100 लोगों को नहीं जोड़ लेंगे। ठीक ठीक ठीक। राइट। तो चंद्रगुप्ती जो है ना, वो जो 4 लेवल है उस लेवल का होगा। जिस दिन उसका संबंधित चुनाव की घोषणा होगी उस दिन उसका रिजल्ट निकलेगा। ऊपर के जितने लोग हैं संख्या उसके सदस्यों के अनुरूप होगी। तो राष्ट्रीय है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 होगी, और राज्य का है तो राज्य स्तर में जितने भी विधायक हैं उसके अनुरूप उसकी संख्या होगी मेरिट लिस्ट में। राइट। ठीक। और जैसे ही वो चंद्रगुप्त घोषित होंगे तो इन चंद्रगुप्तों के पास एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भी हक नहीं है, राइट, वो केवल चंद्रगुप्तों को ही टिकट देंगे, वो भी मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत। तो ये इस पार्टी का जो अध्यक्ष, जिसका नाम हम हमेशा गोपनीय रखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको और कोई काम नहीं करना है, ना आम सभा करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। तो इस राजनीतिक पार्टी का केवल एक ही काम है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की कोर्टल फॉर्मेलिटी करके हमें वर्तमान व्यवस्था में इन राजनेताओं को हराने की एक औपचारिक जो है परिस्थिति पैदा करना। राइट। क्योंकि हम भाषण से जो है ना इन्हें नहीं हरा पाएंगे, हमें इन्हें इसी प्रेजेंट व्यवस्था के तहत हराना होगा। बिल्कुल। ये बात आप समझ रहे हैं? जी जी। तो ये जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है जिसे गोपनीय रखा गया है, इसका नाम कभी नहीं बताया जाएगा। राइट। ये उसका अध्यक्ष जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा हस्ताक्षरित कि आप चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए हैं, यू आर ए सक्सेसफुल कैंडिडेट एज ए चंद्रगुप्त, वो सर्टिफिकेट लेके पहुंचेगा और बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट करते हुए आपको वो सर्टिफिकेट थमाएगा, और उसके साथ में ही सांसद या विधायक या जो भी लेवल का वो चंद्रगुप्त है उसका टिकट भी आपको दे देगा। ठीक ठीक ठीक। तो अब आपके पास बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त भी बन गए, और बिना 5 पैसे खर्च किए, ना किसी के सामने आपको हाथ फैलाना है, ना किसी को कुछ करना है, आपके हाथ में टिकट भी पहुंच गया। इस प्रक्रिया में हम 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी आसानी से मात्र 9 दिन में संभव हो सकेंगे, यदि हमारे से जो संकल्पित शपथकृत लोग अपनी मोटी खाल और बेशर्मी को दूर करके यदि वो अपने शपथ को पूरा करेंगे, अपने संकल्प को पूरा करेंगे, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ के ऊपर होंगे। तो जैसे जैसे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे आज आपको मेरे ख्याल से गौरव जैन जी समझ में आ ही गया है, और आज आप जुड़ ही जाएंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल विचार है मेरा ये एक बार इसको प्रॉपरली देखकर कि इसका शुचिता कितनी है। बस शुचिता का क्या मतलब है?
शुचिता का क्या मतलब है? शुचिता का मतलब कि जो इन डेप्थ शुचिता है इसमें, सिस्टम की शुचिता कितनी है। नहीं, शुचिता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शुचिता का मतलब पवित्रता, साफ गोई, मतलब। तो इसमें जो है ना साफ गोई की तो कमी दिख रही है क्या कहीं पे? चलो एनीवे, एवरीबडी इज हैविंग द राइट टू एग्जामिन एंड टेक ए वेरी कंसिडर्ड व्यू। सो आप भी शुचिता या और जितने भी उसमें मापदंड लगाना चाहते हैं उनको लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। और यदि उसमें आपको कोई सप्लीमेंट्री जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है ना? ये आपका जो ये है ना, वैसे हाँ बहुत बहुत आपने साइंटिफिक बनाया है इसे, हाँ हाँ। बहुत साइंटिफिक है। अच्छा, अब आगे की बात सुनो जरा, मैं आपको थोड़ा जल्दी किसकी? से समझा दूं। क्योंकि किसकी? ये जो हमारी बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है। जी जी और ये इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर यू, इट इज इंटेंडेड टू द जो है ना ऑल इंडियंस, सब जी देशवासियों के लिए है। जी जी। जिससे वो प्राथमिकता के आधार पर जुड़े और इस देश बदलने के उसमें अपना योगदान दे सके, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है, अब मुद्दे की बात यह है कि क्या हम 100 करोड़ के ऊपर होंगे? और वो 100 करोड़ लोग जब थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन की बटन दबाएंगे, तो ये चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे कि नहीं? और जो ये बड़े बड़े 3-3, 4-4, 5-5 बार से जो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, वो ना केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, राजनीतिक शुद्धिकरण और सरलीकरण हो गया। हाँ। और हमारे जो चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम राजनेता शब्द से, राजनीति से जो है ना संन्यास ले चुके हैं। हम उनको राष्ट्रनेता कहेंगे। और जो हम कार्रवाई कहेंगे वो राष्ट्रनीति कहलाएगी, राजनीति नहीं कहलाएगी। क्योंकि इन्होंने राजनीता और राजनीति दोनों शब्द को इतना दूषित और गंदा कर दिया है कि हम उन शब्दों का उपयोग ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सही बात है। हम उन शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने तो उसे घृणित बना दिया है। बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। अब मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा कि जी कितनी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे। जी, कैसे? तो चलिए अपन ये मान लेते हैं कि गौरव जैन और गौरव जैन जैसे ही 8 और लोगों को मैथिली शरण गुप्त ने आज ही अभियान चालू किया, आज के दिन, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक। और हमने उन्हें से बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथ किया। तो जो हमने बातचीत की इसी को ही ऊर्जाकृत करना कहते हैं, राइट? आई हैव चार्ज यू, राइट? आई हैव चार्ज यू फॉर द चेंज, राइट? यस और नो? राइट राइट। आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सर, अब इसमें एक संकल्प है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, इवन सदस्य को भी यही संकल्प है, राइट? और चंद्रगुप्त को तो कंपटीशन में आना है जी। तो संकल्प है कि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे संगोष्ठी करके, और 9 दिन में हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा 90 लोगों को जोड़कर, राइट? ठीक है। क्लियर? तो हर व्यक्ति को कम से कम 90 लोग जोड़ना है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो चंद्रगुप्त हो, ठीक है ना? चंद्रगुप्त को तो कंपटीशन में आना होगा, तो वो 1 लाख लोगों को भी जोड़ने की जरूरत है, तो 1 लाख जोड़ेगा तभी जो है ना वो मेरिट लिस्ट में आएगा। तो वो दैट विल बी डिपेंडेंट कि कितना की मेरिट लिस्ट बनती है, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि वो तो ओपन कंपटीशन है ना, और आप रोज देख रहे हैं तो लगाइए ताकत। यदि आपको लगता है कि साहब 2 संगोष्ठियों से काम नहीं कर रहा तो 25 संगोष्ठी करिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, जो बता देता हूं। जी, राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरिट लिस्ट नंबर 1 पे आएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक ठीक। तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये मैथिली शरण गुप्त तय नहीं करेंगे। तो ना टिकट तय कर रहे हैं, ना जो है ना जिताने के लिए पूरा मॉडल दे दिया है, और ये हक भी आपको दे दिया है कि नंबर 1 पे आ जाओ, तो बिना सोचे कि आपकी शख्सियत क्या है, आप में भेजा है कि नहीं है, दिमाग है कि नहीं है, हमें आपके दिमाग की भी चिंता नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि सब दायित्व तो हमने अपने चाणक्यों के ऊपर लेके रखा है। वो चाणक्य जो है, और उन 21 लक्ष्यों को आपको हर जगह कहना है कि मैं इनके प्रति समर्पित हूं। तो चाणक्य 21 लक्ष्यों के समाधान जो कि टेक्निकल कानून और जितने भी होंगे वो सब बना के इन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेंगे, और केवल चंद्रगुप्तों के पास नहीं पहुंचेंगे बल्कि पब्लिक डिस्कोर्स भी करेंगे। तो उसमें जो समाधान में जो सुझाव आएंगे उनको इंटीग्रेट करते हुए उन्हें नियम, कानून और टेक्नोलॉजी के रूप में सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाएगा। चाणक्य सारा काम करेंगे। चाणक्य जो है डोमेन एक्सपर्ट का काम करेंगे। तो जैसे मान लो गौरव जैन जो है वो चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं,
और डोमेन यदि गौरव जैन का जो है ना भेजा और डोमेन एक्सपर्टाइज है तो वो चंद्रगुप्त भी हो सकते हैं। तो दो अलग अलग कंपटीशन है उसमें जो है, यदि आप चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं, चंद्रगुप्ती डोमेन नॉलेज रखते हैं, तो आप चंद्रगुप्त जो है चाणक्य डोमेन नॉलेज रखते हैं तो आप चाणक्य समितियों के सदस्य बन जाएंगे, और साथ में आप संगोष्ठियां करते रहेंगे तो चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो नंबर 1 पे आए तो देश का प्रधानमंत्री भी होगा और चाणक्य का हेड भी हो सकता है वो। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये दो अलग अलग रोल हैं। डोमेन नॉलेज मीन्स चाणक्य, और चंद्रगुप्त मीन्स जिसने बहुत सारी संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए अपने आप को मेरिट लिस्ट में रखा। उसमें आपने 21 एक्सपर्टाइज फील्ड है इसमें आपकी। हाँ 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 21 ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए फील्ड तो ढेर सारे होंगे। उसमें वैसे फील्ड भी 21 ही है। हाँ, मतलब कैटेगराइजेशन कर दिया, उसके सब तो बहुत सारे निकलेंगे आगे। हाँ हाँ, नहीं वो उसमें 21 टेक्नोलॉजीज है, वो 21 है, तो आप 21 ठीक कह रहे हैं। लक्ष्य अलग चीज है, डोमेन नॉलेज अलग चीज है, राइट। लेकिन डोमेन नॉलेज के भी 21 के लिए हुई ना ये डोमेन नॉलेज भी 21 ही है। हाँ, ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना, सारा सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सबको सुचारू कैसे चला के रखना है, वो जो है करके उसे व्यवस्था, नीति और कानून बनाने में काम करेंगे। तो कानून तो बनाएंगे चंद्रगुप्त ही, उस पर डिस्कोर्स करने के लिए चंद्रगुप्त को इकट्ठा किया जाएगा और ओपन पब्लिक से भी डिस्कोर्स किया जाएगा, और उनके जो सुझाव आएंगे जो कि मान्य योग्य होंगे उनको जोड़ते हुए उसमें उतना और उसको परिष्कृत कर लिया जाएगा, उसको उतना और सुधार लिया जाएगा, और फिर जो है चंद्रगुप्त का काम केवल इतना ही है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, और वो देश के कानून बन जाएंगे। राइट, ठीक है ना। तो आप कानून कैसे बनेंगे, व्यवस्था परिवर्तन में क्या आएगा, वो चीज पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है। तो अपन वापस लौटते हैं कि 100 करोड़ कैसे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ एक चीज है, यहाँ एक प्रश्न है छोटा सा। नहीं, लेकिन अपन 100 करोड़ के बाद वो प्रश्न पूछे तो ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ, उसको लेकिन आप याद रखिएगा जिससे आप भूलें ना। ठीक है। तो आज जो है हमने गौरव जैन को मिला के 9 लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत किया, तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और वो लोग संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, शपथकृत हैं, और 10-10 लोगों को जोड़ना है तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। बिल्कुल। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। और 40 करोड़ को हमने शुरू में छोड़ा है कि छोड़ दिया है कि उन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है। वो कबीर बाबा के जो उन्होंने जो ऑलरेडी एक वो दिया हुआ है मॉडल कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चंद्रगुप्तों की लालिमा चारों तरफ फैलेगी तो बचे हुए 40 करोड़ लोग अपने आप लाइन लगा के जुड़ जाएंगे। जी जी जी, ठीक है ना। तो अब अपन वापस लौटते हैं, तो 100 करोड़ पे अपन पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब आप कहेंगे कि अरे साहब ये तो बड़ा कठिन काम है यार, मैथमेटिक्स का फार्मूला थोड़ी चलता है ऐसे लोगों को जोड़ने में। ये प्रश्न किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि लाइफ इज नॉट सिंपल, लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स। जी। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना, ये तो बच्चों जैसा काम लगता है। ये एक जो है ना इंजीनियर जो मैथिली शरणगुप्त ऑलरेडी हैं वो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो मैं इस तथ्य को जरा अलग ढंग से पेश करता हूं, और आपसे जो है ना आपको लगेगा ये बच्चों का ही खेल है, राइट? जी जी। तो इस मॉडल को जरा हम उल्टे ढंग से चर्चा करते हैं। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। इस प्रकार 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? जी जी। तो इन 90 करोड़ के पास 9 दिन में तो आपका संकल्प पूरा हो जाए, तो उनके पास 10 दिन तो है नहीं, 10वां दिन तो है नहीं, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, इसके बावजूद भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो खुद को जोड़ लेना क्या कठिन है? नहीं। चलिए ठीक है। अब जो है थोड़ी सी सुविधा के लिए हल्का सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बहुत सरल है, ठीक है ना। तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़े हैं, राइट। तो इन दो दिन में 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो यदि एक व्यक्ति को कोई जोड़ लेता है, यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी बच्चे को जोड़ते हैं, तो
100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं है। अब बचे 1 करोड़ लोग। तो 1 करोड़ लोग की बात भी कर लेते हैं और पूरे 100 करोड़ की भी बात एक बार फिर से कर लेते हैं। जी, तो मैं मैथिली 1 सेकंड का विराम लूंगा। चलिए, गई कॉल। हाँ हाँ, चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, आप हाँ। बोलिए। तो ये मैथिली शरण गुप्त अकेले के पास 9 दिन थे, तो केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को। और हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा, राइट? जबकि मॉडल के हिसाब से कितने लोगों को 90 लोगों को जोड़ना है? केवल मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उन्हीं के पास 9 दिन है, राइट? अब गौरव जैन सहित जो 9 लोग थे, उनके पास बचेंगे 8 दिन। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जी। तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। केवल कितनों को? केवल 9 लोगों को। कठिन है क्या? नहीं नहीं। नहीं है। 90 लोगों को जो कि दूसरे दिन जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। तो कितने लोगों को 70 को जोड़ना है? केवल 90 लोगों को, राइट? तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 6 दिन, राइट? तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है, राइट? चौथे दिन 9000 लोग जब जुड़ेंगे और बचेंगे 5 दिन, तो केवल 9000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। कितनों को? केवल 9000 को, राइट? और 5वें दिन जुड़ेंगे 90000 लोग, राइट? और दिन बचेंगे 4, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? केवल 90,000 को, राइट? अब जो है 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 3, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को, राइट? राइट? 7वें दिन जो है 90 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 2, तो केवल जो है 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। और 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास बचेगा 1 दिन, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। और 9वें दिन जो 90 करोड़ जोड़ रहे हैं, उनके पास कोई दिन नहीं बचा है, तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो बताइए, जब आपने 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है, तो बहुत ही आसानी से आप 9 दिन में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हाँ या नहीं? बिल्कुल। इसमें आपके दिमाग में कोई संशय है क्या? नहीं। नहीं है। तो यदि 100 करोड़ लोग आपके संकल्पित हैं और उन्होंने ऑलरेडी संकल्प लिया है कि वो चंद्रगुप्त जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको वो ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे और हर रोज ऊपर जाके थाली बजाकर दीपक जला के भी संकल्प लेंगे कि मैं इसी को विजयी बनाऊंगा, तो इन चंद्रगुप्तों को विजयी होना बिना 5 पैसे खर्च किए तय है कि नहीं है? उन्हें कोई प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत। उन्हें अपनी होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। उन्हें आम सभाएं करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है। नहीं है। तो बिना कुछ किए, बिना 5 पैसे खर्च किए, केवल इस बिना पे कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से संगोष्ठियां करके ये संदेश जन जन तक पहुंचाया है, आप मुझे बताइए कि ये चंद्रगुप्त मात्र इतने से श्रम से वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो 40-45 लोग ऊपर के होंगे, उनका मंत्री बनना तय है, राइट? और जिस स्तर की मेरिट लिस्ट है, तो उसी स्तर के हिसाब से जो है सांसद या विधायक बनना उनका तय है। मैथिली शरण गुप्त के पास तो केवल एक छोटी सी चीज बचेगी कि आपको पोर्टफोलियो क्या मिलना है, राइट? तो आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से वो पोर्टफोलियो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, मंत्री आपको मेरिट लिस्ट बनाएगी। और आपके दिमागी भेजे की मुझे बहुत जरूरत नहीं है। तो यदि आपके ऊपरी फ्लोर जो है ना एकदम खाली है, केवल आप समर्पित भाव से 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो गए हैं और जन जन तक पहुंचा के लोगों को जोड़ पा रहे हैं, बस इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी चीज तो पीछे खड़े हुए चाणक्य संभाल लेंगे। और जैसे ही लोगों को ये मॉडल समझ में आएगा, तो चाणक्यों की फौज भी जुड़ने के लिए एकदम खड़ी होगी, बिकॉज हर कोई परिवर्तित भारत को चाहेगा कि नहीं चाहेगा?
गौरव जी, हेलो। आपकी आवाज विलुप्त सी हो गई है। आप मुझे सुन पा रहे हेलो। हैं? हाँ, हेलो। मैंने कहा आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो आप ये बताइए, इस मॉडल के तहत क्या बिना 5 पैसे खर्च किए हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, बहुत गहरी संभावनाएं हैं इसमें तो। मतलब संभावना की बताए दी, अपन उसे सर्टेनिटी कहें, क्योंकि हर चीज में हम सर्टेनिटी कह रहे हैं। बिना थाने जाए सर्टेनिटी के साथ आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में जो है ना सर्टेनिटी के साथ आपका चालान हो जाएगा। तो जीतने की संभावना क्यों कहें हम उसे, जीतने की सर्टेनिटी क्यों ना कहें? ना, सर्टेनिटी भी कह सकते हैं और कहना चाहिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि सर्टेनिटी के साथ हम विजयी होंगे। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो अनपढ़, गवार, बाहुबली, अपराधी हैं और आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, जिन्होंने जो है अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वही क्रूर, बादशाही और असंवेदनशील व्यवस्था थोप के रखी है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 में इन सभी राजनेताओं की पराजय सुनिश्चित है। यदि मैं ऐसा कहूं तो आपके सब तक मुझसे सहमत दिख रहे हैं? आप मेरे प्रैक्टिकल। आप मेरी बात से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? जैसे जैसे बात हो रही है, अगर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसी दिशा ये में हो बताइए, गई तो प्रैक्टिकल फिर प्रैक्टिकल यही। इम्प्लीमेंटेशन में आपको करना क्या है? केवल संगष्टी लेना है और हम्म। अपने ही से जुड़े लोगों को जोड़ना है। तो इसमें प्रैक्टिकल में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है सबसे। तो फिर कोई जब जोखिम जब नहीं है। सब कुछ आसान है, कोई जोखम नहीं है, किसी को पिटीशन नहीं दे रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई धरना नहीं कर रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया और एकदम। बदले में जो है आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी खुद बन रहे हो मेरिट लिस्ट में। हमने तो वो भी ना तो टिकट देना अपने हाथ में रखा है, ना आपको बस मंत्री एक मुख्यमंत्री बनाना भी एक हमने हाथ में। सेकंड हाँ हाँ। एक सेकंड के लिए आप होल्ड करिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। जी। The person you are speaking with has put your call on hold. जी। आप जो है इस पूरे मॉडल को सुनने के बाद क्या आप ये बात सहमत नहीं होंगे कि हम जो है पूरी सुनिश्चितता के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, जो कि स्वयं जो है अनपढ़, गंवार, अपराधी, बाहुबली और दल बदलू हैं, और जो जैसा कि अपन ने चर्चा की है जो हर तरीके के छदम काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत भी साफ नहीं है और देश हित में नहीं है, वो सभी लोग पराजित हो जाएंगे और ये भारत बदल जाएगा। ये परिवर्तन महापरिवर्तन होगा, ये युग परिवर्तन होगा। संभवतः हम कलयुग से सतयुग की यात्रा में एक राम राज्य स्थापित कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत ये मतलब कारगर प्रयास है ये, जिसके। और इसमें जो पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको इतना साल का अनुभव है, जो इन सब लोगों के नग्नतम रूप को पहचानता है। जी। उसको मूर्ख बनाना संभव नहीं है। देखिए, मैं एक और चीज बताता हूं। जी। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि साहब, हमारे बहुत सारे लोग गरीब हैं और ये राजनेता जो है चुनाव की पहली की रात को कत्ल रात कहते हैं और उसमें दारू बांटते हैं, साड़ू बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, तो हमारे लोग जो है उसमें बिक जाते हैं। आपके पास इसका क्या समाधान है? तो हमने कहा कि इस बार कत्ल की रात नहीं होगी, महाकत्ल की रात होगी, जिसमें ये राजनेता लुटेंगे। राइट? और उसके साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। तो जस्ट चुनाव के पहले एक सॉफ्टवेयर जो है हम अपने सभी सदस्यों के पास पहुंचा देंगे, जो जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी। राइट? ये लोग जो है जब इनको गरीब लोगों के पास, जिनके पास भी ये राजनेता पहुंचेंगे और कत्ल की रात में पैसा बांटने और दारू बांटने वाली बातें करेंगे, तो वो उनसे कहेंगे कि साहब जो है हमारा वोट इतनी आसानी से बिकने वाला नहीं है, तो 10,000, 15,000, 20,000 दो तो कुछ बात करेंगे। ठीक है ना? यदि आप दारू की एक बोतल की जगह पूरी क्रेट देंगे तो कुछ बात करेंगे। राइट? यदि आप एक साड़ी की जगह जो है ना 6 साड़ी या 1 दर्जन साड़ी देंगे तो बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये राजनेताओं को लूटने का एक अभियान होगा, वो महाकत्ल की रात होगी।
और उसके सभी साक्ष्य जो है वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे थ्रू स्पेशल सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर साक्ष्यों को इकट्ठा करके उसी समय जो है सर्वर पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक ठीक। तो वो सामने वाले की सोच और क्षमता और उसके ऊपर कोई नहीं बचेगा, वो किसी की ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकेगा, राइट। और जीतने के बाद जो शपथ है वो उसी दिन होगी, दूसरे दिन नहीं होगी। अच्छा। उसके लिए कोई पब्लिक फंक्शन नहीं होगा, राइट। भाई मंत्री किसको बनना है ये पहले से निर्धारित है, मुख्यमंत्री बनना है वो पहले से निर्धारित है। तो बस पोर्टफोलियो के बारे में विचार करके उसी शाम को शपथ हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक, राइट। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत अब आपको सोच रहे होगे कि साहब इतनी शपथ की जल्दी क्यों है, ये आपको दिमाग में प्रश्न नहीं आ रही है आपको? लोग तो 6-6 7-7 दिन बाद शपथ कर लेते हैं, आप जो है ना उसी शाम को क्यों शपथ कर लेना चाहते? तो उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारे लोग जो महाकत्ल की रात में इन राजनेताओं को लूटेंगे, ये राजनेता महाबली भी हैं, अपराधी भी हैं। ये जिन लोगों ने उन्हें पैसे लेने के बाद वोट नहीं दिया है, उनके हाथ पैर तोड़ने के लिए उनके गुंडे निकल पड़ेंगे कि नहीं निकल पड़ेंगे? अच्छा ठीक, वो एक्टिव फोर्स में आ जाएंगे हम उसमें पे अगले दिन। तो उस दिन हमें एक ऑर्डिनेंस जारी करना होगा जिसके तहत इसको भयावह अपराध बना दिया जाएगा। और वो क्या हाथ पैर तोड़ने बजाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी साक्ष्य होगा, पूरी पुलिस और जनता उन लोगों को गिरफ्तार करेगी और जेल में डाल देगी। ठीक, हाँ साक्ष्य है, तो बिल्कुल सही, अपराध किया हुआ है। तो आप बताओ क्या इनमें कत्ल की रात का सपना देखना भी ये बंद कर देंगे? जब ये वीडियो हमारा सुनेंगे तो ये शायद हो सकता है कि कत्ल की रात जैसा कुछ प्रयास ही ना करें ना, फिर क्या कर पाएंगे? नहीं, प्रयास करेंगे तो जेल जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो। और यदि प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा भला हो गया। बिल्कुल। तो ये मैथिली शरण गुप्त के दिमाग को, जो इतने 37 साल का अनुभव है और 13 डिग्रियां लेके रखी हुई हैं, 13 अवार्ड लेके रखे हैं, उससे कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल सही है। लड़ पाएंगे क्या? जिसके पास चाणक्य की फौज हो उससे लड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो इनकी पराजय तय है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए, अब आपके जेहन में एक प्रश्न था जिसको आपको मैंने टोक दिया था बाद में पूछना, तो आप उस प्रश्न को। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो लोग जुड़ते हैं, हाँ, वो क्या बैकआउट भी हो जाते हैं क्या? मतलब विड्रॉ भी कर लेते हैं? इट डज नॉट मैटर टू अस। देखिए, यदि वो जुड़ गए तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब वो परिवर्तित चीज देखेंगे तो हमें तो उनसे एक ही काम करना है ना, केवल वो दे कैन डिलीट देमसेल्फ, राइट। अच्छा, वो मतलब वापस जा सकते हैं कि बस यदि वो डिलीट कर देते हैं तो आपको तो वो न वोट दे गए हैं, वो वोट रिवर्सिबल नहीं है। नहीं, वोट तो रिवर्स नहीं, वो अपनी मतलब नहीं समझे ना। जैसे अज्यूम करिए कि आपने जो है मेरे रेफरेंस से भिड़े और आप अगले दिन आप उसको डिलीट कर लिया आपने, ठीक है ना। वो जो उपस्थिति वो ऐप पे तो खत्म हो गई, लेकिन आपका जो वोट है वो हमारे फेवर में आ गया है और चंद्रगुप्त की गणना में वो काउंट भी हो जाएगा। तो आपके रहने ना रहने से मेरे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब जो है हमारे चंद्रगुप्तों की लालमा चारों तरफ फैलेगी तो आप डिलीटेड तो छोड़िए, आप तो साष्टांग करते हुए हमारे पास पहुंचेंगे। हाँ, चाहे बेशक अभी कोई नहीं देख पा रहा उनको कि भाई ये है या नहीं बंदा इसमें क्राइम फ्री भारत नहीं, क्यों देखना है आपको? आप अपना काम करिए ना, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। और जो लोग जो है ना रेस में है उनकी देख लीजिए कि वो कितने पे चल रहे हैं, जिससे आप अपना संगोष्ठियों की संख्या बढ़ा सकें। भाई आपको तो कंपटीशन रोज देख पा रहे हो ना कि कौन कहां चल रहा है। हाँ, वो तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल। वो तो ट्रांसपेरेंट है। तो आपको जो है ना, जो डिलीट हो गया उसके बारे में चिंता क्यों पालना है? भाई उसने अपना वोट आपको दे दिया और डिलीट हो जाए भाड़ में, आपको क्या आपको चिंता क्या है? भाई आपको तो उसने अपना वोट दे के चंद्रगुप्त बनने का आपको रास्ता उसने पक्का कर दिया ना। हाँ, डिलीट हो गया तो वो चले, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जब भी जुड़ेगा तो वो वोट आपका ही कहलाएगा, वो किसी दूसरे के वोट से नहीं जुड़ सकता है। जैसे जो डिलीट हो गया, अब कोई भी हो, हाँ, तो क्या वो फिर भी डिस्प्ले में रहता है वहाँ? हाँ, नहीं डिस्प्ले में नहीं रहता है, लेकिन यदि आप दोबारा फिर से जुड़ेंगे तो जिस व्यक्ति के नाम से आप जुड़ेंगे उसी व्यक्ति का नाम उसमें आपके रेफरेंस में दिखाई देगा। तो आपका वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। तो चंद्रगुप्त की यात्रा में तो उसने अपना वोट दे दिया एंड हमें बाकी की जरूरत नहीं है उसकी। काम तो हो गया ना उसका, वो काम हाँ, तो उसने अपना काम कर दिया, डिलीट होके भी उसने अपना काम कर दिया। हाँ, वो नहीं भी है तो आगे और नहीं आगे चल के तो जब चारों तरफ लालमा हो जाएगी तो वो क्या, उससे जैसे 50 लोग, जो 40 करोड़ लोग जिनको हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं वो भी आके जुड़ेंगे। तो चुनाव तक जो है पूरे 140 करोड़ लोग
चंद जो खुद नेता होंगे उनको छोड़ के उनके कार्यकर्ता समेत हर कोई क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ सकेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी भी जुड़ जाएं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग के साथ वो बहुत जल्दी जो है ना नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो उनका इस नए मॉडल में भी प्रधानमंत्री बनना तय है। बस केवल उन्हें 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना होगा और चाणक्यों के प्रति समर्पित होना होगा। वो किसी बाहरी शक्ति के पपेट नहीं हो सकते हैं। नमस्ते जी। क्या सोचते हो? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो यदि आपके जहन में और कोई प्रश्न नहीं है तो इस वार्तालाप को समाप्त किया जाए। हाँ ठीक है, वो मैं आपको विदिशा वाला लिंक भेजता हूँ। हाँ, आप मुझे वो डिटेल भेज दें। मैं विदिशा लिंक की वाला बजाय आप अपना जो नोट बनाया है वो भेज दीजिए मुझे। ठीक है, मैं वो नोट भेज देता हूँ, जो मैंने जो किया था उसका। आपने जो किया है उसका नोट भेज दीजिए और टेलीग्राम पे मुझे भेजिए। और मैं आपको एक बार दोबारा ये लिंक भेज देता हूँ जुड़ने की, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है। और लोगों को जोड़ने की अपनी सोच के हिसाब से यदि सदस्य की भूमिका चाहते हैं तो 90 लोगों को जोड़ लीजिए। और यदि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो वो फील्ड भी आपके पास है। तो आप तो तीनों रोल अदा कर सकते हैं, सदस्य का भी कर सकते हैं, चंद्रगुप्त का भी कर सकते हैं और चाणक्य की फौज में भी सम्मिलित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या भूमिका निभाना चाहेंगे। आप अपने विवेक से जो उचित समझते हैं वो निर्णय लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं। और ये वार्तालाप कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो सकती है, तो इसे आप अपने मित्रों से और बाकी लोगों से शेयर कर सकेंगे। ठीक है जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।